ओके गाइज, सो हाउ आर यू? आई थिंक यू आर ऑल फाइन। चलिए तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। चैप्टर हमारा चल रहा था अकाउंटिंग फॉर कंपनीज इश्यू ऑफ शेयर्स। इसके रिगार्डिंग पहले भी कुछ वीडियो बनाई गई हैं, ठीक है। तो अभी तक अगर उन वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले जाकर के उन वीडियोस को देखो। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल 46 टी.एस. ग्रेवाल पार्ट, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल 46 टी.एस. ग्रेवाल में क्या बोल रहा है बेटा, ये कि एग्जाम्पल 46 टी.एस. ग्रेवाल, इसमें जो पार्ट आपको समझना है वो ये है कि इसमें बोला हुआ है कि 60,000 इक्विटी शेयर इश्यूड एज फुल्ली पेड टू दी वेंडर फॉर परचेज ऑफ बिल्डिंग। मतलब कंपनी ने 60,000 शेयर वेंडर को इश्यू किए हैं। कंपनी ने बिल्डिंग परचेज की है और वेंडर को शेयर इश्यू किए। तो जर्नल एंट्री नॉर्मली होगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर, ठीक है। और सेकंड एंट्री होगी वेंडर को हम लोग शेयर कैपिटल दे रहे हैं, तो वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल। इक्विटी है तो इक्विटी लगा देना, ठीक है। 60,000 ये आपकी हो गई दो एंट्रियां। अभी इसकी बैलेंस शीट में पोजीशन भी देख लेंगे, ठीक। इसके बाद इसने बोला है 80,000 इक्विटी शेयर्स वर इश्यूड फॉर सब्सक्रिप्शन। आपने पब्लिक को जो ऑफर किए हैं शेयर्स वो 80,000 की हैं। और बच्चों शेयर जो है वो हमारा 10 रुपीज़ का है, लेकिन इसने बोला है एंड ₹5 पर इक्विटी शेयर वर कॉल्ड अप। कंपनी 10 रुपये मांग ही नहीं रही है, केवल 5 रुपये मांग रही है। और उसमें भी 2 रुपये एप्लीकेशन पर, 1 रुपये अलॉटमेंट पर, 1 रुपये फर्स्ट कॉल पर और 1 रुपये का फाइनल कॉल मतलब सेकंड कॉल, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं है। आगे बोला है द अमाउंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज शेयर्स। अब देखो ये लिखा क्या है कि जो अमाउंट रिसीव हुआ है वो कितने यूनिक तरीके से हुआ है। 60,000 शेयर्स पर फुल अमाउंट रिसीव्ड। तो बच्चों अब हमें इसमें कॉल इन एरियर ढूंढना है, तो जिन पे फुल अमाउंट रिसीव्ड हुआ है उनसे कोई मतलब नहीं है। तो 60,000 शेयर्स पर हमें फुल अमाउंट मिला है तो उससे कोई मतलब नहीं है। 12,500 शेयर्स पर 4 रुपीज़ रिसीव्ड हुए हैं, तो ये 4 रुपये कैसे होंगे? शुरू के 2 रुपये एप्लीकेशन मिल गया होगा, 1 रुपये का अलॉटमेंट मिल गया होगा और 1 रुपये का फर्स्ट कॉल मिल गया होगा। इस तरीके से 4 रुपये मिल गए होंगे। तो मिला क्या नहीं होगा? 1 रुपये की फाइनल कॉल, यानी कि 12,500 शेयर्स पर 1 रुपये के हिसाब से फाइनल कॉल नहीं आई, ठीक है। ये कॉल इन एरियर निकाल रहे हैं हम, ओके। फिर आगे बोल रहा है 5,000 शेयर्स पर केवल 3 रुपये रिसीव हुए, तो यानी कि 2 रुपये की एप्लीकेशन और 1 रुपये का अलॉटमेंट। तो 5,000 शेयर्स पर क्या क्या नहीं मिला? 1 रुपये की फर्स्ट कॉल और 1 रुपये की फाइनल कॉल ऑन फर्स्ट कॉल और ऑन सेकेंड कॉल, ठीक। और बाकी बेटा बोल रहा है 2,500 शेयर्स पर 2 रुपये पर शेयर मिला है, तो केवल एप्लीकेशन मिली होगी। तो ना तो इस पर 1 रुपये की अलॉटमेंट मिली, ना इस पे 1 रुपये की फर्स्ट कॉल मिली और ना ही इस पे 1 रुपये की सेकंड कॉल मिली। 2,500, 2,500 और 2,500 ऑन अलॉटमेंट, ऑन फर्स्ट कॉल और ऑन सेकंड कॉल, ठीक है। कॉल इन एरिया वाला कॉन्सेप्ट सब बच्चे जानते हैं कैसे करना होता है। इसके बाद इसने आगे बोला है हाँ, तो इतना हो गया था। फिर यहाँ तक तो आप सारी चीज़ें कर लोगे, एंट्रीज वगैरह मैंने सब सिखा रखी हैं। आगे क्या बोला है? द कंपनी फॉरफिटेटेड 7,500 इक्विटी शेयर्स ऑन विच ₹4 पर इक्विटी शेयर हैड बीन पेड। जिन शेयर्स पर 4 रुपये से कम रिसीव हुए हैं, कंपनी ने उन शेयर्स को फॉरफिटेट किया है। आप खुद देखो बेटा कि 12,500 शेयर्स पर 4 रुपये से कम रिसीव नहीं हुआ, कम से कम 4 रुपये तो मिले हैं, क्योंकि क्या नहीं आया 1 रुपया। तो 4 रुपये से कम रिसीव हुए तो ये वाले हो गए। 5,000 शेयर जिन पे 3 रुपीज़ रिसीव हुए और 2,500 शेयर जिन पे 2 रुपये रिसीव हुए। तो कंपनी ने जो फॉरफिटेट किए हैं बेटा वो 5,000 शेयर किए हैं और 2,500 शेयर किए हैं। समझ में आ रहा है? तो आप इनकी फॉरफीचर की एंट्री भी कर लोगे। 5,000 शेयर्स की और 2,500 शेयर्स की कंबाइंड करके भी कर सकते हो और अलग अलग करके भी कर सकते हो। फॉरफिटेट भी कर लिया आपने, री इश्यू इसमें किया नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई इश्यू नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आगे उसने बोला है शो शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट। अब इस सिनेरियो को आप लोग अपने बैलेंस शीट में कैसे दिखाओगे वो समझ लो। देखो बैलेंस शीट में मैं केवल नोट्स टू अकाउंट बना दे रहा हूँ शेयर कैपिटल का, क्योंकि वहाँ तो आप मेन पोजिशन तो जानते हो। नोट्स टू अकाउंट, ठीक है। नोट्स टू अकाउंट हम इसमें बना ले रहे हैं बेटा, नोट्स टू अकाउंट बैलेंस शीट में ना। तो पहला हमारा नोट्स है शेयर कैपिटल का,
समझने की कोशिश करना। आपको पता है सबसे पहले आप डालते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल, चाहे क्वेश्चन में हो या नहीं हो, आप डालते हो ऑथराइज कैपिटल। हमारे क्वेश्चन में ऑथराइज कैपिटल दी हुई है 20 लाख रुपीज लिखा है, 10 रुपीज पर शेयर, यानी कि 2 लाख शेयर हो गए, 2 लाख शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच, ठीक है, तो 20 लाख हो गए, डबल लाइन खींच दी। इसके बाद दूसरा नंबर आप डालते हो ऑथराइज कैपिटल के बाद, अगला नंबर आप डालते हो इश्यूड कैपिटल। देखिए आपने पब्लिक को कितने शेयर इश्यू किए बेटा 80,000, और वेंडर को कितने शेयर इश्यू किए 40,000 नहीं 60,000, तो टोटल हो गए आपके 1,40,000 शेयर्स, 1,40,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, 14 लाख। उससे मतलब नहीं है कि 10 रुपये के हिसाब से आपको मिला है, फेस वैल्यू इश्यूड में तो फेस वैल्यू रहेगी, ठीक है। अब आ जाओ उसके बाद आप अपना सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ये अच्छे से समझना क्योंकि सारा खेल सब्सक्राइब्ड कैपिटल का है। बैलेंस शीट इसलिए अच्छे से समझनी है क्योंकि हो सकता है पेपर में बैलेंस शीट नहीं आए पर एमसीक्यू तो आएंगे, तो अगर आप बैलेंस शीट के माध्यम से एमसीक्यू भी तो अपना तैयार कर ले जाओगे वाला, ठीक है ना। तो जब आप सब्सक्राइब कैपिटल की बात करते हैं बच्चों ध्यान से सुनो, सबसे पहले तो जो आपने वेंडर को शेयर इश्यू किए हैं वो जाएंगे आपके सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में, जो वेंडर को आपने इश्यू किए हैं, तो आप इसमें टाइटल डालेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, ठीक है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। इसमें आपने वेंडर को कितने शेयर इश्यू किए बच्चों 60,000 शेयर्स, 60,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, 6 लाख। यहां ब्रैकेट में लिख देना इश्यू फॉर परचेज ऑफ किस चीज के लिए, बिल्डिंग, ठीक है। इसके बाद आपने पब्लिक को कितने शेयर, देखिए गाइस पब्लिक को जो शेयर इश्यू किए वो इसके अंदर नहीं आ पाएंगे। क्यों नहीं आ पाएंगे, क्योंकि कभी भी जो शेयर की फेस वैल्यू हो अगर वो फुल्ली कॉल्ड अप ना हो तो आपका एक भी शेयर सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में नहीं आता, क्योंकि कंपनी ने कॉल्ड किया ही नहीं है 10 रुपए, कंपनी ने एक शेयर पे कितने रुपए कॉल्ड किए हैं इस ईयर 5 रुपए, तो वो फिर पूरे की पूरे 80,000 शेयर्स जो हैं वो इस कैटेगरी से बिलोंग ही नहीं करते, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते। एक और कैटेगरी खुलेगी अंडर सब्सक्राइब्ड कैपिटल में खुलेगी, उसका नाम होगा सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड, ठीक है ना, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। अब इसमें क्या डालोगे आप 80,000 शेयर्स आप इसमें डालोगे, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा बच्चा, अगर आपने शेयर्स को फॉरफिटेट किया हो पर री इश्यू ना किया हो, तो जितने शेयर्स आपने फॉरफिटेट किए पर री इश्यू नहीं किए उतने नंबर ऑफ शेयर्स आपको माइनस करके दिखाने होते हैं इसमें से। यानी आपने यहां पर 7,500 शेयर्स फॉरफिटेट किए हैं पर री इश्यू नहीं किए, तो 80,000 में से 7,500 शेयर्स जब आप माइनस कर लोगे तो 72,500 शेयर्स आप इसमें शो करोगे, ठीक है, 72,500 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच कॉमा रुपीज 5 पर शेयर कॉल्ड अप। समझ में आ रहा है? तो 72,500 का मल्टीप्लाई 5 से होगा, तो ये आपका जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये आएगा मल्टीप्लाई करके बेटा 3,62,500, 3,62,500, ठीक है। ये थोड़ा सा और अंदर लिखना है इसको, 3,62,500। बच्चों इसमें से उन शेयर्स का अमाउंट माइनस, उन शेयर्स की कॉल इन एरियर्स का अमाउंट माइनस कर देते जिनको फॉरफीचर ही नहीं किया गया है, ऐसा भी है। 12,500 शेयर्स की कॉल इन एरियर है 12,500 रुपये, ये वो कॉल इन एरियर का अमाउंट है या ये वो शेयर्स की कॉल इन एरियर है जिन शेयर्स को फॉरफीचर नहीं किया गया है, तो वो माइनस हो जाएगा इसमें से। लेस कॉल्स इन एरियर्स 12,500, इसमें से इसको माइनस करके 3.5 लाख रुपए इसके नीचे आ जाएंगे, इसके नीचे, ठीक है। एक और टाइटल खुलता है, देख लीजिएगा ध्यान से, सब्सक्राइब्ड कैपिटल हो गया। आप मेरी बात समझिएगा, जब आप शेयर कैपिटल की बात करते हैं ना तो शेयर कैपिटल अलग हो, शेयर कैपिटल के अंदर ऑथोराइज्ड अलग होता है, ऐसे समझो, ऑथोराइज्ड अलग होता है, इश्यूड अलग होता है, सब्सक्राइब्ड अलग होता है, और एक 4th नंबर का टाइटल होता है शेयर फॉरफीचर या फॉरफिटेड शेयर,
जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल के बाद आता है। फॉरफिटेटेड शेयर, बहुत सारी बुकों में ये कंफ्यूजन है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर डाल देते हैं शेयर फॉरफीचर। कायदे से अगर आप देखोगे ना, ढंग से अपनी बुक्स को देखोगे 2-3 राइटर्स को, तब आपको क्लियर होगा कि फॉरफिटेटेड शेयर इज अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल, इट इज अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है, फॉरफिटेटेड शेयर्स, इसमें बच्चा वो अमाउंट आएगा जब आप इसकी एंट्रियां करोगे इन 7,500 शेयर्स के अकॉर्डिंग, जो इन 5 और 2 7.5, ये 7,500 शेयर्स के फॉरफीचर की जब आप एंट्री करोगे तो उसमें जो फॉरफिटेटेड शेयर का अमाउंट आएगा वो इसके अंदर आएगा। ठीक है, वैसे अगर हम यहाँ डायरेक्टली पता करना चाहें तो पता कर सकते हैं। 5 रुपए का शेयर है, 2 रुपए मिले नहीं है, तो मिले कितने होंगे 3, क्योंकि फॉरफिटेटेड शेयर में वो आता है जो वो दे चुका है। 5,000 इंटू 3 15,000 तो ये हो गए। ठीक है, और 2,500 शेयर पर 3 रुपए नहीं मिले, तो मिले कितने 2, 2,500 इंटू 2 5,000, तो 15 और 5 20,000 रुपये आपका फॉरफिटेटेड शेयर में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? फिर ये शेयर कैपिटल का टोटल होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं, ये सब लिखे एक के नीचे एक जाएंगे, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये 3 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 9,70,000 रुपये। आई थिंक अच्छे से समझ में बैलेंस शीट आ गई होगी, क्योंकि री इश्यू वाली बैलेंस शीट पहले की वीडियोस में मैंने कवर की है और इस तरीके की बैलेंस शीट इस वीडियो में कवर कर दी। अब वो एमसीक्यू में कुछ भी पूछ ले, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। क्लियर? कोई मन में डाउट नहीं होना चाहिए, सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा एग्जाम्पल 42 टीएस ग्रेवाल पार्ट। देखते हैं इसमें क्या है बच्चों। इसके अंदर एक लाइन दी हुई है, एक्सेस मनी रिसीव्ड विद एप्लीकेशन वॉज एडजस्टेड टू बाट सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, तो इससे पहले भी ये वाली बात आई है कि एक्सेस मनी जो है वो फर्स्ट कॉल पे भी एडजस्ट की जा सकती है, ये क्वेश्चन में तो पहले भी आया है ना। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि जब आप इसके क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, तो मतलब ऐसे समझो कि जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे बच्चों, तो आप ये देखोगे कि जो एडजस्टमेंट की एंट्री हो रही है वो क्या होगी, जो एप्लीकेशन पर एक्सेस मनी है उसको आप अलॉटमेंट पे भी ले जाओगे और कॉल्स पे भी ले जाओगे। तो जब आप एप्लीकेशन की एक्सेस मनी को अलॉटमेंट के अलावा कॉल्स पे ले जाओगे तो उसको कॉल इन एडवांस के नाम से दिखाएंगे। ठीक है, इसके बाद भी बेटा इतना ज़्यादा एक्सेस आया है इस क्वेश्चन के अंदर, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो खुद समझ पाएंगे कि जो इसमें 2 कैटेगरी हैं। तो जो सेकंड कैटेगरी के एप्लीकेंट है, जिन्होंने 80,000 की डिमांड की है, 80,000 शेयर्स की डिमांड की है, लेकिन कंपनी ने उनको केवल 20,000 शेयर्स अलॉट किए हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनो, एक कैटेगरी है इसके अंदर कि जिन्होंने 80,000 शेयर्स डिमांड किए हैं और कंपनी उनको केवल 20,000 शेयर्स अलॉट कर रही है, तो उनका 60,000 शेयर का अमाउंट एक्सेस है। तो जब हम उसको एप्लीकेशन की मनी से मल्टीप्लाई, एप्लीकेशन के अमाउंट से मल्टीप्लाई करके रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि उनका कितना अमाउंट एक्सेस में है। फिर इस एक्सेस मनी को अलॉटमेंट पर भी यूटिलाइज कर लिया गया जितना चाहिए था उन शेयर होल्डरों से, उस कैटेगरी के शेयर होल्डर से, जितना भी 20,000 शेयर्स पर जितनी भी अलॉटमेंट का अमाउंट के हिसाब से चाहिए था वो भी यूज हो गया इस एक्सेस मनी में से। फिर फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल भी है इसके अंदर, नहीं फर्स्ट कॉल तक ही है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर भी जितना चाहिए था 20,000 शेयर से वो भी उसी एक्सेस मनी में से यूटिलाइज हो गया। उसके बाद भी उन लोगों का एक्सेस मनी बच रहा है तो कंपनी उनको रिटर्न करेगी। इससे पहले के क्वेश्चंस में ये सिचुएशन नहीं बनी थी तो इसीलिए समझाया मैंने। तो इसकी जो जनरल एंट्री होगी वो क्या होगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, जितना भी यूज करेंगे यूटिलाइज करेंगे एक्सेस मनी में से, टू कॉल इन एडवांस, फर्स्ट कॉल पे जो भी एडजस्ट करते हैं वो कॉल इन एडवांस के नाम से आता है। फिर भी जो पैसा बचेगा वो रिटर्न करेंगे, वो करीब बचेगा बच्चों आपका 40,000 टू बैंक, 40,000। बाकी और भी कैटेगरी है इसके अंदर, तो वो सब मिलाकर एंट्री तो एक ही होगी, लेकिन पर्टिकुलर इस कैटेगरी के रिगार्डिंग एंट्री और उसका अमाउंट मैंने बता दिया है। ठीक है, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है, इसलिए केवल ओरली बताया है क्योंकि बाकी सारा कॉन्सेप्ट वही है जो पीछे की वीडियोज में मैंने समझाया है।
ठीक है, आई थिंक सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो मतलब यहाँ पर जो पर्टिकुलर जो इस क्वेश्चन को चूज करने का पर्पस था वो ये था कि भले ही उसने क्वेश्चन में लिखा है कि एक्सेस ऑफ एप्लीकेशन मनी शुड बी एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट एंड कॉल्स, लेकिन कभी कभी इतना एक्सेस आ जाता है कि अलॉटमेंट और कॉल्स पर एडजस्ट करने के बाद भी बच जाता है, तो विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन अब हमें आगे तो कोई कॉल है नहीं, तो उस पैसे को रिटर्न करना होता है, जो भी उस कैटेगरी का पैसा बच रहा है। क्लियर हो गया? अच्छा, और फिर ये तो आपको पता ही है कि जब आप फर्स्ट कॉल की रिसीविंग की एंट्री करोगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की रिसीविंग की एंट्री करोगे, उस समय इस कॉल इन एडवांस को आप लोग डेबिट कर दोगे, क्योंकि अभी आपने एंट्री में क्रेडिट किया है। ठीक है, बाकी इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल 41 टी.एस. ग्रेवाल। ठीक है, पार्ट, ये भी हमें पार्ट में समझना है। एग्जाम्पल 41 देखिए, इसमें क्या है बेटा, इसके अंदर दो केस हमें समझने हैं, केस नंबर 2 और केस नंबर 4। इसमें हुआ ये है कि एक कंपनी है जिसने 10,000 शेयर इश्यू किए, 10 रुपीज़ का एक शेयर है और 3 रुपये एप्लीकेशन पर है, 4 रुपये अलॉटमेंट पर है, 2 रुपये फर्स्ट कॉल पर है और बाकी का बैलेंस फाइनल कॉल पर है। यानी 3 रुपये की एप्लीकेशन, 4 रुपये की अलॉटमेंट, 2 रुपये का फर्स्ट कॉल, तो 1 रुपये की होगी फाइनल कॉल। 3 2 3 4 2 1, 3 की एप्लीकेशन, 4 की अलॉटमेंट, 2 की फर्स्ट कॉल, 1 की फाइनल कॉल। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब करना क्या है वो समझो। 500 शेयर्स को फॉरफिटेट किया गया है इसके अंदर। ठीक है, अब केस नंबर 2 समझो इसका। केस नंबर 2 क्या बोल रहा है? केस नंबर 2 में क्या बोला है बेटा कि इफ शेयर्स वर फॉरफिटेटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड कॉल। मतलब हमने क्या किया है, मतलब इसमें हमसे पूछा गया है कैलकुलेट। अच्छा, पहले वो टाइटल रह गया जो पूछा है, इसने बोला कैलकुलेट द मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट। ये बोर्ड में आ जाता है क्वेश्चन। एक तो हमें बताना है इस क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट, मतलब अगर हम रीइश्यू कर रहे हैं शेयर को तो मैक्सिमम कितना। देखो ये क्वेश्चन बहुत यूनिक है, अभी आपको समझाऊंगा कैसे। मैक्सिमम डिस्काउंट कितना हम उसको दे सकते हैं रीइश्यू के टाइम पर, एक तो ये पूछा है। दूसरा इसने पूछा है मैक्सिमम रीइश्यू प्राइस। ठीक है, और हमें कम से कम कितने, ऐसा कौन सा प्राइस है कि उससे कम पर रीइश्यू नहीं करना अंडर डिफरेंट डिफरेंट केस। तो केस नंबर 2 समझते हैं पहले कि केस नंबर 2 है क्या। केस नंबर 2 में बोल रहा है बेटा कि इफ शेयर्स वर फॉरफिटेटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ सेकेंड एंड फाइनल कॉल। मतलब जो शेयर होल्डर है, जो 500 शेयर्स हैं उन पर ना तो फर्स्ट कॉल आई है ना सेकंड आई है, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो भाई 2 रुपये की फर्स्ट कॉल है और 1 रुपये का फाइनल कॉल है, तो 3 रुपये रिसीव नहीं हुए। तो बच्चों जब भी बात मैक्सिमम डिस्काउंट की होती है तो वो मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट कैसे रीइश्यू के टाइम पे फाइंड करते हैं, जब उनको आपने फॉरफीचर किया था उस समय जितना भी उन 500 शेयर्स पर अमाउंट रिसीव हो चुका है, कैपिटल का पार्ट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रीमियम, आई एम टॉकिंग अबाउट। और इसी केस पर एक अभी आपको आगे क्वेश्चन कराऊंगा प्रीमियम और ये सब रीइश्यू वाले केस में एक नई चीज समझाऊंगा आज। पहले फिलहाल इस क्वेश्चन को समझते हैं। इन द केस ऑफ फॉरफीचर, जब आप फॉरफिटेट कर रहे थे अपने शेयर्स को तो उस समय वो शेयर होल्डर जितना अमाउंट पेड कर चुके हैं, कैपिटल का जितना पार्ट वो लोग पेड कर चुके हैं, उतना ही पार्ट मैक्सिमम डिस्काउंट की तरह से यूटिलाइज किया जा सकता है। इस कंडीशन में 3 रुपीज रिकवर नहीं हुए, इट मींस कि वो लोग 7 रुपए दे चुके हैं। तो जब आप किसी दूसरे को रीइश्यू करोगे और मैक्सिमम डिस्काउंट की बात आएगी तो मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट इस केस में कितना हो जाएगा, 7 रुपए। समझ गए? क्योंकि 7 रुपए आपको पहले रिसीव हो चुके हैं तो आप छोड़ने को तैयार बैठे हो दूसरे वाले से कि चल भाई तू हमारे 3 रुपए दे दे बस, मतलब 7 रुपए तक हम दे सकते हैं अगर जरूरत पड़ी तो। और अगर वो बोले कि मिनिमम रीइश्यू प्राइस, ऑब्वियस है 3 रुपए। अब किसी दूसरे को रीइश्यू करोगे 3 रुपए से कम पे रीइश्यू अब इस केस में नहीं करोगे, क्योंकि अगर आपने 3 रुपए से जरा सा भी कम रीइश्यू कर दिया, नहीं भूमिका नहीं, 12 नहीं, ठीक है, अगर आपने 3 रुपए से नेक भी कम रीइश्यू कर दिया तो बेटा फिर उस कंडीशन में फिर डिस्काउंट पर इश्यू हो जाएगा, जो कि अब कोर्स में नहीं है। तो इसीलिए आपका जो मिनिमम प्राइस होगा वो 3 रुपए होगा, जो अभी आपको येट टू बी रिसीव्ड है ना, येट टू बी रिसीव होना है। आगे है अगला केस नंबर 4। केस नंबर 4 में समझो क्या है, बीच के केस इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि इजी है। केस नंबर 4 में क्या है, इफ शेयर्स बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, इफ शेयर्स वर फॉरफिटेटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। और आगे इसमें एक बात और लिखी इसी केस में, सेकंड एंड फाइनल कॉल इज नॉट येट मेड। ये कंफ्यूज करता है बच्चों को।
बोर्ड में आ सकता है कि सेकंड कॉल अभी कंपनी मांग ही नहीं रही है, अब बताओ मैक्सिमम और मिनिमम। वो 500 शेयर्स पर ना तो अलॉटमेंट आई ना फर्स्ट कॉल आई, लेकिन सेकंड कॉल कंपनी ने मांगी नहीं है, फॉरफिडेट कर ली और रीइश्यू कर रही है कंपनी। सेकंड कॉल मांगने से पहले ही रीइश्यू कर रही है कंपनी। रीइश्यू की पोजीशन समझो, सेकंड कॉल मांगने से पहले कंपनी रीइश्यू कर रही है। लेकिन मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि मैक्सिमम डिस्काउंट बताना है। तो भाई सुन, मैक्सिमम डिस्काउंट तो बहुत सिंपल से शब्दों में, जो तुम दे चुके हो वही मैक्सिमम डिस्काउंट होगा। तो तुम दे क्या चुके हो? 3 रुपए की एप्लीकेशन दे चुके हो तुम यहाँ पर, क्योंकि ना तो तुमने 4 रुपए की अलॉटमेंट दी है, ना ही तुमने 2 रुपए की फर्स्ट कॉल दी है। सेकंड कॉल तो चलो तुमसे मांगी नहीं है, तो भाई तुम जो दे चुके हो वो 3 रुपए दे चुके हो, तो मैक्सिमम डिस्काउंट तुम्हें जो मिलेगा वो 3 रुपए का मिलेगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन मिनिमम प्राइस समझो। देखो जब भी क्वेश्चन में बच्चे यही तो गलती करते हैं इस पॉइंट पे, जब भी क्वेश्चन में मिनिमम परमिसेबल मतलब मिनिमम रीइश्यू प्राइस पूछता है और सेकंड कॉल मांगी नहीं गई होती है, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता कि सेकंड कॉल मांगी गई है या नहीं। क्यों? क्योंकि सोच के देखो, हम ये पूछ रहे हैं कि ऐसा कम से कम ऐसा कौन सा प्राइस होना चाहिए जिससे कम पर हम रीइश्यू नहीं कर सकते। तो उसने ये फुल्ली पेड कॉल्ड अप वॉल्ड अप थोड़ी नहीं कहा है। आप ये मत बोल देना कि सर फाइनल कॉल तो अभी मांगी नहीं है तो हम 10 रुपए के व्यू पॉइंट से क्यों सोचे। नहीं सोचना 10 रुपए के व्यू पॉइंट से पड़ेगा, क्योंकि यहां पर बात मिनिमम की हो रही है कि कम से कम कितना रीइश्यू प्राइस होना चाहिए। तो रीइश्यू प्राइस आप कहीं ये सोच के मत लगा लेना कि सर 4 रुपए की उसने अलॉटमेंट नहीं दी है और 2 रुपए की उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी है तो हम 6 रुपए का मिनिमम प्राइस रखेंगे। नो, रीइश्यू करते टाइम उस चीज को भी कंसीडर करना पड़ेगा। 1 रुपए की फाइनल कॉल जो अभी मांगी नहीं है। हाँ, अगर वो ये नहीं बोलता कि मिनिमम रीइश्यू प्राइस नहीं पूछता तो मैं रीइश्यू 6 रुपए के बेसिस पर करता यहां पर विदाउट एनी इंफॉर्मेशन। मैं अगर इसको क्वेश्चन की मैं सॉल्व कर रहा होता और उसने ये टैगलाइन नहीं दी होती कि रीइश्यू मिनिमम रीइश्यू प्राइस के मेथड से कीजिए, तो मैं रीइश्यू का बेसिस जो मानता वो 6 रुपए मानता। डिफरेंट समझो दोनों बातों में। अगर क्वेश्चन में कोई सॉल्व कर रहा होता और वहां उसने बोला होता कि भैया हमने अपना शेयर 8 रुपए में रीइश्यू किया एज, बस कुछ बताया नहीं किस बेसिस पर, तो मेरा बेसिस 6 रुपए होता। सॉरी 6 रुपए क्यों, मेरा बेसिस 9 रुपए होता, क्योंकि 3 रुपए की एप्लीकेशन, 4 रुपए की अलॉटमेंट और 2 रुपए की फर्स्ट कॉल, क्योंकि 1 रुपए की फाइनल कॉल तो मैंने मांगी नहीं है। तो मेरा बेसिस जो होता वो 9 रुपए का शेयर माना जाता है मेरा। ठीक है ना, कॉल्ड अप वैल्यू जो शेयर की होती वो 9 रुपए होती। शेयर कैपिटल जो मैं क्रेडिट करता रीइश्यू की एंट्री में वो 9 रुपए से करता। लेकिन जब मिनिमम रीइश्यू प्राइस बोल देता, वो अगर क्वेश्चन में बोलता कि रीइश्यू हमने 8 रुपए पे किए हैं, या उसने बोला 8 रुपए पे भी नहीं, वो ये बोलता कि मिनिमम रीइश्यू प्राइस पर रीइश्यू किए हैं, हमने अपने 500 शेयर जो रीइश्यू किए मिनिमम रीइश्यू प्राइस पे किए, तो भाई उस कंडीशन में आपका जो शेयर कैपिटल होता ना वो 10 रुपए के हिसाब से क्रेडिट होता, क्योंकि टैग वर्ड लग गया मिनिमम रीइश्यू प्राइस। जब मिनिमम रीइश्यू प्राइस की बात होती है तो वहां पर आपको फुल्ली जो शेयर की फेस वैल्यू उससे कंसीडर करना पड़ता है। तो भाई आपको मिनिमम मतलब शेयर के 10 रुपए चाहिए थे, 3 रुपीज मैक्सिमम डिस्काउंट आप दे सकते हो, तो मिनिमम रीइश्यू प्राइस कितना होगा? 7 रुपया। आगे बात समझ में? बहुत अलग तरह का पॉइंट था ये, जो जल्दबाजी में गलती करते बहुत सारे बच्चे इसको 6 रुपए से कर देते कि सर 4 रुपए की अलॉटमेंट नहीं आई, 2 रुपए की फर्स्ट कॉल नहीं आई, 6 रुपए मिनिमम चाहिए। भाई फाइनल कॉल भी देखनी पड़ेगी, क्योंकि वो एक ही बार में पूछ रहा है मिनिमम रीइश्यू प्राइस। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। अब हमारा अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल 82D के। एग्जाम्पल 82D के, देखो बेटा 82D के में क्या हो रहा है। और ये हमें करना है पार्ट। एग्जाम्पल 82D के, इसमें जो बोला गया है, हाँ जी, तो एग्जाम्पल 82 की बात हो रही थी बेटा। एग्जाम्पल 82 में बाकी तो सब कुछ ठीक है, ठीक है। इसने ये बोला है बच्चों कि द बैंक अकाउंट ऑफ द कंपनी हैज रिसीव्ड 35 लाख रुपीज। देखो क्वेश्चन के अंदर 50,000 शेयर इश्यू किए हमने,
और 100 रुपये का शेयर है, 20 रुपये के प्रीमियम पर इशू किया है, ठीक है। और एप्लीकेशन पे 50 रुपये, अलॉटमेंट पर 20 रुपये का प्रीमियम प्लस 20 रुपये की अलॉटमेंट, मतलब 40 रुपये अलॉटमेंट पर, और बाकी का बैलेंस फर्स्ट कॉल पर है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। मतलब 50 की एप्लीकेशन है, 20 की अलॉटमेंट है प्लस 20 का प्रीमियम है, 50 और 20 70, और 30 रुपये की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल होगी, ठीक है। अब आप ध्यान से सुनना, द बैंक अकाउंट ऑफ द कंपनी हैज रिसीव्ड 35 लाख रुपीज ऑन अकाउंट ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी। भाई इस बार उसने हमें ये नहीं बताया कि कितने शेयर्स पर एप्लीकेशन की मनी मिली है, उसने ओवरऑल एप्लीकेशन की मनी निकाल के दे दी है, ठीक है। तो अब देखो 35 लाख रुपीज एप्लीकेशन पर आए हैं, एप्लीकेशन पर जो अमाउंट आया है वो 35 लाख रुपीज आया है। जस्ट आप चेक करो, आप ये समझो कि आपको एप्लीकेशन पर अमाउंट जो चाहिए वो कितने के हिसाब से चाहिए। हाँ बेटा, तो मैं ये बता रहा था कि एप्लीकेशन जो है वो हमारी 35 लाख रुपीज एप्लीकेशन पर हमें रिसीव हुए हैं, ठीक है। तो भाई एप्लीकेशन पर 35 लाख रुपीज रिसीव हुए हैं। भैया एप्लीकेशन पर जो एक शेयर पर जो एप्लीकेशन का अमाउंट चाहिए था वो 50 रुपये चाहिए था, तो पहले आप इसमें 50 का डिवाइड लगाओ तो आपको मालूम पड़ेगा 70,000 शेयर्स पर आपको एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है। और जबकि आपको चाहिए कितने शेयर्स पर थी एप्लीकेशन मनी, 50,000 रुपये। इसका मतलब ये ओवर सब्सक्रिप्शन है, 20,000 शेयर्स पर ज़्यादा अमाउंट आ गया एप्लीकेशन का, ठीक है। तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे फिर इसमें एक लाइन बोली गई है, द बैलेंस इन कॉल इन एरियर अकाउंट एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अमाउंटेड टू रुपीज 1 लाख एंड 1,50,000 रिस्पेक्टिवली। वाओ, इस बार कॉल इन एरियर का जो अमाउंट है ना, मतलब इस बार हमें ये नहीं बताया है कि कितने शेयर होल्डर डिफॉल्टर हैं, बल्कि ये बताया है कि जब हमने फर्स्ट कॉल की डिमांड करी, जब हमने अलॉटमेंट की करी, फर्स्ट कॉल की अलॉटमेंट की, जब हमने अलॉटमेंट डिमांड करी तो कॉल इन एरियर के रूप में जो पैसा हमें नहीं मिला वो था बेटा हमारा 1 लाख रुपया। तो आप खुद सोचो ना, 1 लाख रुपया आपको अलॉटमेंट पर रिसीव नहीं हुआ, और अलॉटमेंट पर आपकी जो डिमांड थी वो एक शेयर पर 4 रुपए की थी, 40 रुपए की, 20 रुपए का प्रीमियम और 20 रुपए का अलॉटमेंट। तो 40 का अगर आप इसमें डिवाइड लगाओगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि 2,500 शेयर्स ऐसे हैं जिन पर हमारे को अलॉटमेंट मनी रिसीव नहीं हुई। समझ में आया सान्या? हमें नंबर ऑफ शेयर्स गिवन नहीं थे, इसमें हमने नंबर ऑफ शेयर्स निकाले हैं जो कॉल इन एरियर हो रहे हैं, ठीक है। फिर इन्हीं 2,500 शेयर्स पर हमारी फर्स्ट कॉल नहीं आनी चाहिए, लेकिन अभी हम देखते हैं कि उसने कितना बताया कॉल इन एरियर फर्स्ट कॉल पर, 1.5 लाख रुपए बताया उसने, 1,50,000। और हमारा जो फर्स्ट कॉल की जो एक हमारे फर्स्ट कॉल का जो अमाउंट है वो है बेटा 30 रुपये, बैलेंस करके निकाला था ना हमने 30 रुपये। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि 5,000 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल नहीं आई, तो 2,500 तो इसमें से यही वाले होंगे, बाकी के न्यू कितने होंगे 2,500। यानी कि ऐसे समझो 2,500 पे तो एट द रेट कॉल इन एरियर, 2,500 पे तो एट द रेट कॉल इन एरियर जो है वो है 2,500 शेयर पर ना तो आपकी अलॉटमेंट आई और ना आपकी फर्स्ट कॉल आई, और नेक्स्ट 2,500 शेयर जो हैं उन पे फर्स्ट कॉल नहीं आई। ये दो कैटेगरी के शेयर्स हैं आपके पास, है ना। एक 2,500 शेयर्स है जिन पे अलॉटमेंट भी नहीं आई और फर्स्ट कॉल भी नहीं आई, एक और 2,500 शेयर है जिन पे केवल और केवल फर्स्ट कॉल नहीं आई। एक और 2,500 शेयर कहाँ से निकले, 5,000 में से 2,500 घटा के, ठीक है। अब इसके बाद बाकी पूरा क्वेश्चन आप कर ही लोगे, सिर्फ ये चीजें जो एक यूनिक तरीके से प्रेजेंट की गई थी क्वेश्चन में वो हमने फाइंड आउट कर ली, बाकी तो एंट्री वेंट्री एट्रम सेट्रम वो सब काम तो आप कर ही रहे हो, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब अपने। अब हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 67 डी के फुल। देखो 67 में क्या बोला है, गेट बंद करिए। एग्जाम्पल 67 में बच्चों देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। एग्जाम्पल 67, ए लिमिटेड कंपनी फॉरफिटेटेड 300 शेयर्स, मतलब डायरेक्ट इसमें हमें शेयर फॉरफीचर की इंफॉर्मेशन दी है। तो इस क्वेश्चन में शायद फॉरफीचर और रीइश्यू वगैरह की एंट्री पूछी होंगी ना, तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाया होगा उसने, है ना। ये कह रहा है अ लिमिटेड कंपनी फॉरफिटेटेड 300 शेयर्स ऑफ मिस्टर एक्स
who had applied for 500 shares on account of non-payment of allotment money 3 plus 2 rupees premium and first call rupees 2। तो यहाँ से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल गई कि हमारी अलॉटमेंट जो है वो 3 रुपए की और 2 रुपए का प्रीमियम, ठीक है। फर्स्ट कॉल जो है वो हमारी है बेटा 2 रुपए की, ठीक है। यहां से हमें ये इन्फॉर्मेशन पता चल रही है। आगे कह रहा है ओनली ₹3 शेयर वर रिसीव्ड विद एन एप्लीकेशन। ये भी हमें समझ में आ गया कि एप्लीकेशन हमारी 3 रुपीज की है। तो जरा आप अपना शेयर चेक करो, 3 और 3 6 और 2 8, और वो 2 रुपए तो प्रीमियम में भी है ना। आगे अभी तक यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ के मुझे ये नहीं मालूम पड़ा कि मेरा शेयर कितने का है, फेस वैल्यू कितनी है शेयर की। आगे बोल रहा है आउट ऑफ दीज 200 शेयर्स वर रीइश्यूड टू मिस्टर वाई as fully paid in such a way that 600 were transferred to capital reserve। वाओ, अब समझो, आपको बहुत अजीब सा अधूरा क्वेश्चन दिया है। मतलब आपको ये बताया है कि कैपिटल रिजर्व में आप जो अमाउंट डालोगे वो 600 रुपये आने वाला है, और आपने फॉरफिटेड 300 शेयर किए, लेकिन रीइश्यू आपने 200 शेयर किए हैं, और उन 200 शेयर के रीइश्यू को करने के बाद जो कैपिटल रिजर्व में 200 शेयर के रिगार्डिंग अमाउंट ट्रांसफर हुआ है वो है आपका 600 रुपए, ठीक है। आपसे बोला है कि जनरल एंट्रीज करो फॉरफिटेड की और रीइश्यू की। तो बच्चों देखो, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, अपने दिमाग से काम करना है। ऐसे तो होगा नहीं कि 8 रुपए का शेयर रह जाए बीच में। तो फेस वैल्यू इस क्वेश्चन में जो एज्यूम की जाएगी, इस क्वेश्चन के अंदर फेस वैल्यू जो कंसीडर की जाएगी वो की जाएगी आपकी 10 रुपए, और ये माना जाएगा कि 2 रुपए की फाइनल कॉल अभी तक कंपनी ने मांगी नहीं है, ठीक है। कहीं लिखा नहीं 10 रुपए, पर वो नियर बाई करके समझ लेते हैं थोड़ा सा अपना। तो जो आपका फाइनल कॉल होगा वो 2 रुपए का होगा, और शेयर की पेड अप जो एक शेयर की फुल वैल्यू होगी वो होगी 10 रुपए। लेकिन कंपनी ने जो अभी तक कॉल्ड की हुई है वो की है 8 रुपए, ठीक है भाई। तो अब आप जो रीइश्यू की एंट्री करोगे तो शेयर कैपिटल तो करोगे आप डेबिट, शेयर फॉरफीचर की एंट्री, रीइश्यू की नहीं फॉरफीचर की। 300 शेयर्स का जो फॉरफीचर करोगे उसकी जनरल एंट्री क्या करोगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 300 × 8। और वो इंसान सिक्योर अलॉटमेंट नहीं दे पाया है, क्यों लिखा था ना नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड कॉल, तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी डेबिट करना पड़ेगा। सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट करोगे 300 × 2 रुपीज, क्योंकि 2 रुपीज का आपका सिक्योरिटी प्रीमियम है। 600 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट करोगे, और क्रेडिट किसको करोगे, टू शेयर अलॉटमेंट, और वो कितने रुपए से करोगे, 5 रुपए से। 3 रुपीज का अलॉटमेंट और 2 रुपए का प्रीमियम, 5 × 600, 5 × 300, 1500 रुपए। टू शेयर फर्स्ट कॉल पे आपके 3 रुपए नहीं आए, 2 रुपए नहीं आए, 300 × 2 600। और टू फॉरफिटेटेड शेयर में क्या आएगा, जो वो दे चुका है। 300 शेयर्स के रिगार्डिंग उसने केवल एप्लीकेशन दी है 3 रुपए की, तो 900 रुपए आपके जो है वो फॉरफिटेटेड शेयर में आ जाएंगे, ठीक है। 900 रुपए आपके फॉरफिटेटेड शेयर में आ जाएंगे, प्लस अभी थोड़ा सा कुछ इसमें गलत हो क्यों रहा है, रुक तो जाओ। फॉरफिटेटेड शेयर में कितने आने चाहिए, 1500 आने चाहिए कि 900 आने चाहिए, देख लेते हैं, 1 मिनट रुकिए। हाँ, तो ये बेटा थोड़ा सा 900 रह गया, 900 नहीं होगा, क्योंकि एक चीज़ रह गई क्वेश्चन में, पढ़ी थी मैंने पर करते समय एक दिमाग से उतर गई। क्या चीज़ रह गई बेटा, कि इसमें वो भी तो है, मतलब एक्सिस मनी भी तो है एप्लीकेशन पर, क्योंकि भाई उसमें क्लियरली क्वेश्चन में बोला है कि एक्स को 300 शेयर्स हमने अलॉट किए हैं, पर उसने अप्लाइड 500 शेयर्स किए, तो वो सिनेरियो भी तो आपको समझना पड़ेगा ना। तो भाई जब वो 500 शेयर्स के लिए अप्लाई करेगा, आप उसको 300 शेयर्स दोगे तो उसके 200 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी 3 रुपीज से 600 रुपये एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो ये भी चीज़ कंसीडर की जाएगी। एक तो 300 शेयर्स पर वो एप्लीकेशन दे चुका है, 900 रुपये ये, प्लस मैंने बताया तो उस दिन भी कि 600 रुपये एक्स्ट्रा जो है वो भी जुड़ जाएंगे, तो जो आपका फॉरफिटेटेड शेयर में जाएगा वो 1500 रुपये जाएगा। और एक बात और, जो अलॉटमेंट पर जाएगा आपका वो जाएगा 300 × 3 और 2 5, 1500, लेकिन उसमें से वो 600 रुपये एक्स्ट्रा है वो माइनस हो जाएंगे, तो 900 रुपये से आपकी शेयर अलॉटमेंट जाएगी फॉरफीचर की एंट्री में। क्लियर है, क्योंकि एक्सेस मनी को अलॉटमेंट पर एडजस्ट करना पड़ता है ना, तो ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप करोगे इसको रीइश्यू, 300 नहीं 200 शेयर रीइश्यू कर रहे हो, तो वो भी मैंने वैसे तो आपको सिखाया हुआ है कि 200 शेयर का जो रीइश्यू होगा वो इसने कौन से प्राइस पे किया है, वो इसने ये नहीं बताया है इसने इस क्वेश्चन में कि रीइश्यू का प्राइस क्या है, लेकिन ये बताया है कि कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट डाला है। देखो ध्यान से सुनना, पहले तो आप ये देखो कि आपका शेयर फॉरफीचर कितना बना, 1500 रुपये। शेयर फॉरफीचर फॉर 300 शेयर्स आपका बना 1500,
पर इसे बनाओ अभी 200 शेयर का, क्योंकि 200 शेयर ही तो रेशियो की है। 1500 डिवाइड बाई 300 इंटू 200, तो आप जो मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हो शेयर फॉरफीचर फॉर 200 शेयर कितना यूज कर सकते हो आप, 1000 रुपए, ठीक है ना। अब उस 1000 में से आपने यूज कितना किया होगा, 400, क्योंकि आपने कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर किया है। इसके दो पार्ट होते हैं ना, थोड़ा सा कैपिटल रिजर्व होता है और थोड़ा सा डेबिट शेयर फॉरफीचर होता है ना। तो आपने कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर किया है, 600, तो डेबिट बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर कितना होगा, 400। और डेबिट बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर का मतलब होता है कि आपने डिस्काउंट पे इश्यू किया है। तो आप कितने शेयर हैं आपके, 200 शेयर हैं जिन पे 400 रुपए का आपने डिस्काउंट दिया है। तो यानी कि आपका एक शेयर पे डिस्काउंट कितने रुपए का हो गया, 2 रुपए का हो गया। मेरी बात समझ रहे हो, आपका एक शेयर पे डिस्काउंट रीइश्यू के टाइम पे कितना हो गया बच्चा, 2 रुपए, ठीक है। और विदाउट एनी इंफॉर्मेशन इसने क्वेश्चन में कुछ बोला था, देखिए वाओ, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना ध्यान से। इसने क्या बोला था, रीइश्यूड टू, ध्यान दो भूमिका, रीइश्यूड टू मिस्टर वाई एज फुल्ली पेड, यानी फाइनल कॉल कंपनी ने मांगी नहीं है, लेकिन रीइश्यू के टाइम पे कंपनी फुल्ली पेड के कॉन्सेप्ट से जा रही है। तो फुल्ली पेड में एक शेयर की वैल्यू कितनी मानी जाएगी, 10 रुपए। तो यानी कि आपको 10 रुपए के हिसाब से रिसीव करना था, लेकिन आपने डिस्काउंट कितने का दे दिया, 2 रुपए का। तो रीइश्यू प्राइस कितना होगा बच्चों, 8 रुपए। समझ गए। तो रीइश्यू की जो जनरल एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 200 इंटू 8, बहुत यूनिक क्वेश्चन है ये। बैंक अकाउंट डेबिट 200 इंटू 8, 1600 रुपए। फॉरफिटेटेड शेयर अकाउंट डेबिट 400 रुपए, ये रहा। टू शेयर कैपिटल 2000 रुपए, 200 इंटू 10, क्योंकि उसने बोला है क्वेश्चन के अंदर फुल्ली पेड, ठीक है ना। और फिर कैपिटल रिजर्व की एंट्री तो वो 600 वाली हो ही जाएगी। बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन था। आई थिंक सब बच्चों की समझ में भी आ रहा होगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना। आगे बढ़े अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल 66 डी के पार्ट। हिम्मत बनाए रखो, अभी बहुत लंबी जर्नी है आज की, हिम्मत बनाए रखो, बहुत काम करना है अभी। एग्जाम्पल 66 डी के करके ही उठेंगे इसे। एग्जाम्पल 66 डी के, देखिए पार्ट बच्चों बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। डीके के अंदर बहुत शानदार शानदार पॉइंट निकाले मैंने। एग्जाम्पल 66 डीके में क्या बोला है, क्वेश्चन तो बहुत सिंपल सा है कि भाई पब्लिक को 3 लाख शेयर इनवाइट किए हुए हैं हमने और 4 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन वगैरह आई है, ब्लब ब्लब ब्लब, ठीक है। और अच्छा हाँ, इस क्वेश्चन में जो टैगलाइन है, जो पार्ट जिसके लिए मैं बोल रहा हूँ, एक तो ये है कि ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 7 रुपीज पर शेयर। एक तो ये लाइन आप समझो कि इसमें एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के लिए एक ही अकाउंट ओपन किया गया है। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अलग अलग नहीं है। बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में क्या करेंगे, और इसमें तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 7 रुपए लिखा है, तो बच्चे क्या सोचेंगे 3.5 रुपीज, मतलब 3.5 रुपए की एप्लीकेशन है और 3.5 रुपए की अलॉटमेंट। ऐसा मत कर देना, एक ही अकाउंट ओपन होगा 7 रुपए का, ठीक है। तो इस भैया जिस क्वेश्चन के अंदर, वाओ, जिस क्वेश्चन के अंदर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का एक ही सिंगल अकाउंट है, और वहां प्रोरेटा कैसे लगाओगे, क्योंकि प्रोरेटा तो अलॉटमेंट में लगता है। तो भाई ये एक्सेप्शन है, ये एक अपवाद है। अगर किसी क्वेश्चन में एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का आपने सिंगल अकाउंट ओपन किया है और उस क्वेश्चन में ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है और वहां उस ओवर सब्सक्रिप्शन को शॉर्ट आउट प्रोरेटा के बेसिस पे किया जा रहा है, तो प्रोरेटा आपको एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के बाद वाली जो इंस्टॉलमेंट है, यानी कि वो है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, उस पर अप्लाई करना पड़ेगा। तरीका वही रहेगा प्रोरेटा का पूरा की पूरा, लेकिन अप्लाई करेंगे आप एप्लीकेशन की अलॉटमेंट की जगह फर्स्ट कॉल पे, क्योंकि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पर तो एक्सेस मनी आया होगा और उसको आप यूटिलाइज करेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, जो कि एक ही कंबाइंड अकाउंट है, उसके लिए। समझ में आ रहा है मेरी बात, ठीक है। और उसके बाद भी अगर किसी का एक्सेस मनी बचेगा तो वह आप उसको लौटा देंगे, ठीक है। तो मैं जल्दी से बता देता हूं क्या क्या चीजें आपको समझनी है इसके अंदर। तो भैया जब आप इसकी जनरल एंट्री करोगे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की अमाउंट रिसीव होने की, तो एक ही एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ठीक है। फिर आप इसकी ड्यू करोगे, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 7 रुपए के हिसाब से वो कर लोगे, ठीक है। और जब आप एडजस्ट करोगे तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन अलॉटमेंट पर एक्सेस मनी को कहां पे एडजस्ट कर रहे हो, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। और मैंने बताया था जब भी कॉल्स पे एडजस्ट करते हैं तो उसकी जनरल एंट्री में कॉल इन एडवांस क्रेडिट करते हैं। तो इसकी एडजस्टमेंट की जो एंट्री होगी
प्रोरेटा के कारण जो एक्सेस मनी एडजस्ट होगा अलॉटमेंट पर नहीं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर, उसकी जनरल एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एडवांस, ठीक है, और जो एक्सेस मनी बचेगा उसको लौटा देंगे टू बैंक। आई थिंक सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। और इसमें एक लाइन और लिखी हुई है, बैलेंस ऑफ द एप्लीकेंट्स वर अलॉटेड ऑन प्रोरेटा बेसिस, वो मैंने आपको समझाई दिया कि प्रोरेटा अलॉटमेंट की जगह आपका फर्स्ट कॉल पे लगेगा, ठीक है। और एक्सेस मनी विद एप्लीकेशन वॉज टुवार्ड्स एडजस्टेड टुवार्ड्स सम ऑन ड्यू ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये भी बात मैंने आपको बता दी है ना, ये लाइनें टैग करनी थी आपको। अच्छा, इसमें एक लाइन और लिखी है, अब इसमें देखो दो बदतमीज शेयर होल्डर है, वैसे बदतमीज नहीं कहेंगे, एक को कह लो दूसरे को मत कहना, क्योंकि एक में मेरा नाम है अमित, ठीक है। इसमें एक शेयर होल्डर है अमित, वो फर्स्ट कैटेगरी का, इसमें दो कैटेगरी है बेटा क्वेश्चन के अंदर, 80,000 को 80,000 दिए, 40,000 को एक भी शेयर नहीं दिया, बाकी को प्रोरेटा दिया। तीन कैटेगरी है इस क्वेश्चन के अंदर कि जैसे 4 लाख शेयर्स, 4 लाख एप्लीकेशन, 4 लाख शेयर्स की एप्लीकेशंस आई थी, उनको हमने 3 लाख शेयर्स किस तरीके से अलॉट किए हैं कि 40,000 शेयर होल्डर्स, 40,000 एप्लीकेंट्स को कुछ भी शेयर नहीं दिए, और 80,000 एप्लीकेंट्स को पूरे 80,000 शेयर्स दिए, और बाकी का जो बचेगा 80 और 40 120, 4 लाख में से 120 गए तो बचे 280, 4 लाख में से 120 गए तो बचे 280, बाकी के जो 2,80,000 शेयर्स, शेयर्स को बोल रहा हूँ मैं, हाँ, बाकी के जो 2,80,000 एप्लीकेशंस हैं, है ना, शेयर्स की जो एप्लीकेशंस है 2,80,000, उनको हमने कितने दिए होंगे, देने थे 3,80,000, दे चुके 220। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? 80,000 को आपने दिए 80,000, 40,000 को आपने दिया एक भी शेयर नहीं, तो और यहाँ आपको देना है 4 लाख, यहाँ उनको देना है 3 लाख, तो कितने बचे होंगे? 3 लाख में से 80 गए तो 220, और 4 लाख में से 120 गए तो बचे होंगे 280, ठीक है। ये प्रोरेटा हो गया, ये रिजेक्शन हो गया, ये फुल्ली सब्सक्रिप्शन हो गया, ठीक है ना। तो ये तो सब हमने पहले के क्वेश्चंस में भी किया है, तो ये बात आप अपने आराम से समझ लोगे। फिर आगे क्या बोला है इसने, एक शेयर होल्डर है अमित, हु बिलोंग टू कैटेगरी फर्स्ट वॉज अलॉटेड टू 4,000 शेयर, तो वो तो फर्स्ट कैटेगरी का है, तो फुल्ली सब्सक्रिप्शन वाली कैटेगरी नॉर्मली कॉल इन एरियर वगैरह जो होनी होगी हो जाएगी। लेकिन दूसरी बात समझो, ये टैग नहीं था, टैग अब दूसरा है। वैनी हु बिलोंग्ड टू कैटेगरी थर्ड, एक शेयर होल्डर है वैनी जो इस कैटेगरी को बिलोंग करता है, यानी कि प्रोरेटा कैटेगरी को बिलोंग करता है, वॉज अलॉटेड 4,400 शेयर्स, तो इसने अप्लाई ज्यादा के लिए किया होगा क्योंकि हमने उसको 4,400 शेयर अलॉट किए, तो हम उसका ही अप्लाई निकाल लेंगे, वो भी मैंने फॉर्मूला वगैरह बताया है। समझना कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, फेल्ड टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी, तो वो इंसान फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी नहीं दे पाया। तो प्यारे बच्चों, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी नहीं दे पाया तो सिंपल है, आप कर सकते हो उसको, लेकिन प्रोरेटा वाला कॉन्सेप्ट लगा के करना, पहले उसकी एक्सेस मनी फाइंड करना, और उस एक्सेस मनी को आप कहां पे एडजस्ट करके लाए होंगे, उसकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी पे। तो मतलब जब भी आप अमाउंट विच वॉज नॉट रिसीव्ड फ्रॉम हिम ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी जब आप निकालोगे, तो वहां पर ये देख लेना कि उसकी जो एक्सेस मनी एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पर जो आई थी वो माइनस हो गई हो, कम से कम उससे उसकी जो ड्यू मनी है ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर, उसमें से एक्सेस मनी ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पहले माइनस कर लेना जब निकालना अमाउंट नॉट रिसीव्ड फ्रॉम हिम ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, क्योंकि इस बार प्रोरेटा पूरा की पूरा में काय पे लगाना है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे लगाना है। तो डिफॉल्टर शेयर होल्डर का भी ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। बस इसमें इतना ही है, और तो इस क्वेश्चन में बेटा मुझे कुछ विशेष नजर नहीं आ रहा, बाकी सब आप कर लोगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आपने ये भी बहुत यूनिक क्वेश्चन सीख लिया कि प्रोरेटा, जो टीएस में नहीं था, कि प्रोरेटा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे लगाना सीखे। अब आप पूरे 100% तैयार होने चाहिए, किसी भी प्रकार से आपका कोई कॉन्सेप्ट रहना नहीं चाहिए, बस यही हमारी जिद है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 64 डीके, ये सब कॉन्सेप्ट्स बना लेना क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट है, बाद में पेपर के टाइम पे कहाँ से रिवीजन करोगे इतने सारे क्वेश्चंस का, कॉन्सेप्ट्स पढ़ पढ़ के और लर्न करके जाओगे तो ये रामबाड़ का काम करेगा। एग्जाम्पल 64 डीके, अगली बार तो आपके बाद वाले बैच में, तो अब ये नेक्स्ट सेशन में जो हमारा बैच आ रहा है इसमें तो इन लोगों को शॉर्ट्स मिलेंगे क्योंकि लैक ऑफ टाइम इस बार बना नहीं पाए। ये जो कॉन्सेप्ट्स हमने आपसे बनवाए हैं नेक्स्ट टाइम से ये उनको शॉर्ट्स के रूप में शुरू से मिलेंगे कॉन्सेप्ट्स, रिकॉर्ड तो सब मिलेगा ही मिलेगा, ये सारे कॉन्सेप्ट्स उनको शॉर्ट्स के रूप में रिवाइज कराए जाएंगे और वीकली उनका क्विज हुआ करेगा 15 दिन में एक बार इन शॉर्ट्स के रूप में, ताकि फिर बच्चों को थोड़ा और शुरू से ही रिवीजन हो जाए, सारी चीज़ें बढ़ाएंगे अपना क्राइटेरिया मेहनत का।
हाँ जी, और यूट्यूब पे भी कोशिश करेंगे आने की। एग्जाम्पल 64 डीके, 64 ही बोला था मैंने, एग्जाम्पल 64 डीके। और बच्चा ये पार्ट फुल नहीं है, पार्ट। अब इसमें क्या पार्ट समझना है वो समझो। गर्मी हो गई यार। इसके अंदर भैया एक बहुत बढ़िया बात है यार, ये वो मैं आपको बोल रहा था ना कि एक नई चीज़ सिखाऊंगा जो अभी तक आपने नहीं पढ़ी। एक नई चीज़ है इस क्वेश्चन में, बहुत ध्यान से सुनेंगे सारे लोग हमारे, तब समझ में आएगा। थोड़ा देख ले कितनी सुंदर हूँ मैं, क्या करूँ। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। 64 में गाइस पढ़ लेते। 64 में बाकी सब कुछ बहुत बढ़िया है, वैसे तो बहुत अच्छी क्वेश्चन है, पर एक बदतमीज स्टूडेंट का नाम आ गया है इसमें, गुस्सा आ रही है। अभी पहले सही था वो बेकार हो गया, राजेश लिमिटेड। ठीक है, तो राजेश लिमिटेड ने जरूर से देख रहा होगा राजेश इस वीडियो को। तो राजेश लिमिटेड ने क्या किया बेटा, कंपनी एक राजेश लिमिटेड, उसने 3 लाख शेयर पब्लिक को इन्वाइट किए हैं। ठीक है, और जो कंपनी ने शेयर की फेस वैल्यू रखी है ना बेटा, वो 10 रुपये रखी है, लेकिन जो प्रीमियम रखा है वो 4 रुपये रखा है। और ये जो प्रीमियम है, बहुत ध्यान से सुनना, एक नई चीज़ है जो आज तक नहीं पढ़ी आपने, चैलेंज, आज तक नहीं पढ़ी आपने ये चीज़। 4 रुपये का जो प्रीमियम है, इस बार उसने वो सारी इंस्टॉलमेंट में मांगा है। 1 रुपये की एप्लीकेशन, 1 रुपये मतलब 1 रुपये एप्लीकेशन के साथ प्रीमियम, 1 रुपये अलॉटमेंट के साथ, 1 रुपये फर्स्ट कॉल के साथ और 1 रुपये सेकंड कॉल के साथ। अब इस बात का इंपैक्ट देखना अकाउंटिंग पे क्या आएगा। ठीक है, और इसमें एक और बात बोली है, बाकी पूरा क्वेश्चन मैं नहीं पढ़ रहा, एक और बात बोली है, एक शेयर होल्डर है जेड, और भी है एक्स वाई, लेकिन वो आप कर लोगे, नॉर्मली रोज कराता हूं। एक शेयर होल्डर है जेड, उसमें लिखा है हु वॉज अलॉटेड 3000 शेयर्स। कंपनी ने जेड को 3000 शेयर दिए, और बाकी जब आप अपना क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसमें प्रोरेटा भी है। 3 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन है, लेकिन आया है प्रोरेटा, मतलब जो एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं वो हुई हैं 3,80,000 के लिए, और जिसमें से हमने जो प्रोरेटा किया है वो 3,50,000 शेयर्स पे किया है। बच्चों आपको इस बात का मतलब मालूम है ना, वैसे तो मैंने पीछे की वीडियोस में बताया है कि जब आपके पास एप्लीकेशंस आई है बेटा 3,80,000 शेयर के लिए, और आपको देनी है मैक्सिमम 3 लाख शेयर, है ना, तो और वो ये बोल दे क्वेश्चन में कि हमने प्रोरेटा जो अप्लाई किया है वो 3,50,000 शेयर पे किया है, तो पागल से मत हो जाना कि ये सोच लो कि 3,80,000 शेयर को 3,50,000 शेयर दिए। नो, ऐसा नहीं होता, मैंने पहले भी बताया, फिर वापस बता रहा हूं। इसका मतलब होता है कि हम जो प्रोरेटा कर रहे हैं वो 3,50,000 शेयर्स की एप्लीकेशंस पर 3 लाख शेयर का कर रहे हैं, क्योंकि प्रोरेटा के अंदर जितने उतने ही शेयर अलॉट किए जा सकते हैं जितने कंपनी ने ऑफर किए थे। तो आप जो 3 लाख शेयर्स अलॉट कर रहे हो वो 3,80,000 शेयर होल्डरों को नहीं कर, एप्लीकेंट्स को नहीं कर रहे हो, बल्कि वो 3,50,000 शेयर्स के एप्लीकेंट को 3 लाख शेयर्स आप अलॉट कर रहे हो। तो इसमें 2 कैटेगरी है। पहली कैटेगरी 3,50,000 शेयर के एप्लीकेंट्स जो है उनको हमने 3 लाख शेयर दे दिए, और बाकी के जो बच्चे 30,000 एप्लीकेंट शेयर्स के एप्लीकेंट्स, उनको हमने एक भी शेयर नहीं दिया। इस तरीके से प्रोरेटा होगा, ये एलोकेशन है शेयर का। ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आ गई। अब जेड वाली बात सुनो, जेड हु वॉज अलॉटेड 3,000 शेयर, तो इसका मतलब देखो प्रोरेटा कैटेगरी को बिलोंग करता होगा वो, क्योंकि सेकंड कैटेगरी में तो रिजेक्शन है। ठीक है, तो जेड ने भी डेफिनेटली अप्लाइड ज्यादा शेयर्स के लिए किया होगा, राइट। हु वॉज अलॉटेड 3,000 शेयर्स डिड नॉट पे फाइनल कॉल। सर इसमें क्या है, हम उसका एक्सेस मनी निकालेंगे और सर वो यूज हो चुका होगा अलॉटमेंट में। दादा मैं वो बात कर ही नहीं रहा, मैं तो बात ही बहुत अलग करूंगा। मैं ये कह ही नहीं रहा कि आप ये चीज सीखो इस क्वेश्चन के अंदर कि जेड जो कि एक शेयर होल्डर है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था ना एक बात कि बेटा अगर कोई शेयर होल्डर फर्स्ट कॉल नहीं दे पा रहा और उसके नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर गिवन है, तो आपको नीड नहीं है अप्लाइड शेयर्स निकालने की। क्यों? क्योंकि अप्लाइड शेयर निकालोगे फिर आप ये पता करोगे उसकी एक्सेस मनी क्या है, फिर वो एक्सेस मनी आप अलॉटमेंट पे यूटिलाइज करोगे, पर अलॉटमेंट तो वो दे चुका है ना, तो ये सब काम तो आप पहले ही कर चुके होंगे, तो आपको नीड ही नहीं है ये पता करने की कि उसकी एक्सेस मनी क्या है। इस क्वेश्चन में बात ये नहीं हो रही कि उसकी एक्सेस मनी क्या है, इसको पता करो। इस क्वेश्चन में बात कुछ और होगी। तो अब समझे क्या करना है, देखो जरा जेड की पिक्चर बनाओ। कैसे बनेगी पिक्चर, ध्यान से सुनना। चलो पहले बना के देखते हैं जेड की पिक्चर। जेड की बात जब आप करोगे, प्रीमियम का खेल समझाना है मुझे इस क्वेश्चन में। जेड की बात करते हैं बेटा, जेड से जब हमने एप्लीकेशन मांगी होगी तो जेड ने एप्लीकेशन मनी दिया होगा। ठीक है, जेड ने कितने शेयर, जेड के कितने शेयर है बेटा 3,000,
समझिए बात को। चलो एक काम करते हैं, चलो पहले इसका वो भी निकाल के देख लेते हैं एक्सेस, शायद उसका कोई यूज हो जाए। देखना जरा एक्सेस मनी निकाल के देखना, इसका वो देखना इसका अप्लाइड शेयर्स कितने हैं, अप्लाइड शेयर्स, हालांकि पता नहीं इसका यूज होगा कि नहीं होगा, पर फिर भी निकाल के देख लेते हैं। अप्लाइड शेयर्स आप जानते ही हो, फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, जब किसी शेयर होल्डर के अलॉटेड शेयर दे रखे होते हैं, अप्लाइड निकालने होते हैं, तो वो कैसे निकलते हैं, ऊपर रख देते हैं टोटल अप्लाइड उस ग्रुप के द्वारा 3.5 लाख, ठीक है ना। टोटल अप्लाइड उस ग्रुप के द्वारा कितने हैं, 3.5 लाख शेयर अपॉन, वैसे निकालने की जरूरत नहीं, छोड़ो मत मेहनत करो, आप सीधे सीधे ये समझो कि उसकी एप्लीकेशन मनी जो 3000 शेयर्स की है वो कितने रुपए की थी, एप्लीकेशन कितने रुपए की बेटा इस क्वेश्चन के अंदर, 4 रुपए की एप्लीकेशन है, जिसमें 1 रुपए का प्रीमियम है, यानी कि 3+1, ठीक है। तो Z का जो एप्लीकेशन मनी है वो 3 रुपए का है, ठीक है, और 1 रुपए की आपकी प्रीमियम हो गई, और Z क्या नहीं दे पाया है, फाइनल कॉल नहीं दे पाया, और फाइनल कॉल पर भी प्रीमियम है, फाइनल कॉल पर भी प्रीमियम है। तो फाइनल कॉल देखना उसकी कितने रुपए की है, फाइनल कॉल गई उसकी 3 रुपए की, यानी कि 2+1, तो फाइनल कॉल का इसका 3 रुपए से 2 रुपए से तो 6000 रुपए तो ऑन फाइनल कॉल, ठीक है ना, और 3000 शेयर्स पर 1 रुपए से 3000 उसका हो गया सिक्योरिटी प्रीमियम, टोटल उससे 9000 रुपए नहीं आए। इसकी जर्नल एंट्री आप कर लोगे, क्या जर्नल एंट्री इसकी करोगे आप, फॉरफीचर क्या, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल डेबिट, ठीक है, कितने शेयर्स पर 300 शेयर है, कितने 3000 शेयर, 3000 इंटू एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, पूरी 10 रुपए है ना, मांगे हमने सारे शेयर्स 30,000, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट 3000 इंटू 1 3000 टू शेयर फाइनल कॉल, फाइनल कॉल में कितने रुपए डाले होंगे आपने 9000, ठीक है, और टू फॉरफिटेटेड शेयर कितने बेटा, वो क्या दे चुका होगा, वो तो आप फिर एक्सेस करके निकाल लोगे उसमें से, तो वो मैं अभी इसी में से देख लेता हूँ कितना आएगा ना। तो वो आने वाला है आपका, वो आने वाला है बच्चों आपका, इसने सबके एक साथ कर दिए कंबाइंड, तो अब हम इसमें से देख लेते हैं, इसने वैसे कंबाइंड किया, हमने तो अलग करके समझा दिया था। वो कितना आएगा बेटा आपका 20 थोड़ी सी मिस्टेक हो गई बच्चों, ये जो है चलो वो तो अकाउंटेंसी में मिस्टेक होती है, ये है कि इसमें Z के शेयर तो फॉरफीचर ही नहीं किए, तो फिर फॉरफीचर की एंट्री कैलकुलेट कर रहे हैं, बड़ी बुआ बन गए, ठीक है ना। लेकिन अब मैं आपको बहुत अच्छी बात बताऊंगा, ध्यान से सुनना। देखो ये मैंने क्या निकाला है बच्चों, ये मैंने निकाला है Z की कॉल इन एरियर ऑन फाइनल कॉल, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में एक चीज पूछी है बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर इसने एक बात पूछी है कि भैया बैलेंस शीट बनाओ, तो भाई जब आप बैलेंस शीट बनाओगे ना तो Z के शेयर फॉरफिटेट नहीं किए गए हैं, तो आप जानते हो, मैंने अभी पीछे की वीडियो, अभी इसी वीडियो में पीछे बताया था पिछले क्वेश्चंस में, कि जिस शेयर होल्डर के हम शेयर्स को फॉरफिटेट नहीं करते उसका अमाउंट हम उसकी जो भी ड्यू होती है, मतलब उसकी जो भी कॉल इन एरियर होती है, उसे हम लोग सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड में से माइनस कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन में गलती मत कर देना, कितने हो रही है 9000 रुपए माइनस करने की गलती मत कर देना। जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो वहां आप एक टाइटल खोलेंगे सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड, राइट। तो उसका चलो मैं एक काम करता हूं, इसका मैं आपको बैलेंस शीट का सिर्फ सब्सक्राइब्ड वाला पोर्शन समझा देता हूं, क्योंकि इसमें बैलेंस शीट भी बहुत अच्छी बनी हुई है। देखिए आपको डायरेक्टली लेके चलते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या था कि हमारे टोटल जो शेयर होल्डर है वो कितने हैं 3 लाख, राइट। अब 3 लाख शेयर्स में से 3 कैटेगरी के लोग हैं, एक है X, एक है Y, एक है Z। X को बेटा जो हमने शेयर अलॉट किए हैं, X को हमने 7000 शेयर अलॉट किए हैं, हालांकि उसने डिमांड ज्यादा की थी, उसने डिमांड जो की थी वो मतलब सॉरी X को हमने 6000 शेयर्स अलॉट किए हैं, समझना, X को हमने शेयर अलॉट किए 6000, Y को हमने शेयर अलॉट किए 9000, Z को हमने शेयर अलॉट किए 3000। और अब इसने इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि Y के शेयर्स हमने फॉरफिटेड पूरे किए और रीइश्यू भी कर दिए, तो Y की तो बात हो गई खत्म, क्योंकि जिसके शेयर्स फॉरफिटेड करके पूरे के पूरे रीइश्यू कर देते हैं उसका बैलेंस शीट पे कोई इंपैक्ट नहीं आता, ठीक है। X के हमने शेयर फॉरफिटेड किए 6000, लेकिन रीइश्यू इसमें से 2000 शेयर किए। X के हमने शेयर कितने फॉरफिटेड किए 6000, रीइश्यू हमने इसमें से कितने शेयर किए 2000 तो किए, क्योंकि टोटल हमने 11000 शेयर ही तो रीइश्यू किए, जिसमें से Y के पूरे 9000 शेयर्स जो है, Y के 9000 ही है ना, हाँ Y के जो पूरे 9000 शेयर्स है वो हम वो कर चुके हैं,
रीइश्यू कर चुके हैं। तो हमने एक्स के कितने रीइश्यू किए होंगे 2000, तो एक्स का कितना पंगा रह रहा है 4000, यानी एक्स के 4000 शेयर्स फॉरफिटेट तो हुए हैं पर रीइश्यू नहीं हुए, और जेड के तो शेयर ही फॉरफिटेट नहीं हुए। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ध्यान से सुनो। सबसे पहले आप ब्लॉक खोलोगे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, इसमें बिल्कुल तमीज की चीजें रखोगे। इसके अंदर ना तो वो आता है जिनके शेयर्स हमने फॉरफिटेट नहीं किए हो, अगर हमने जितने शेयर्स ऐसे हैं जिनको फॉरफिटेट नहीं किया उतने नंबर ऑफ शेयर्स इसमें से माइनस कर देते हैं, ये मैंने बताया था ना। तो 3 लाख में से एक तो ये 3000 शेयर जो कि फॉरफिटेट ही नहीं किए माइनस हो जाएंगे, और 4000 शेयर भी माइनस हो जाएंगे जो कि फॉरफिटेट किए पर रीइश्यू नहीं किए। तो 3 और 4 7000 शेयर आप माइनस करोगे तो 2,93,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 293 1 2 3 4, एक तो ये हो गया, ठीक है। ये तो हो गई आपकी सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। फिर अगला ब्लॉक खोलेगा सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड। अब आप कहोगे सर ये ब्लॉक क्यों खोल रहे हो, भैया ये ब्लॉक इनके रिगार्डिंग नहीं खुलेगा, ये ब्लॉक इनके रिगार्डिंग खुलेगा। जिन शेयर्स को फॉरफिटेट नहीं किया जाता उनको अलग से सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड के अंदर दिखाया जाता है। 3000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 30,000। ये भी अभी तक आपका नहीं आया था बैलेंस शीट में, तो ये वाली बैलेंस शीट भी आपको सीखने का मौका मिल रहा है इस क्वेश्चन में। 3000 शेयर्स 10 रुपीज के हिसाब से 30,000, इसमें से माइनस होती है इनकी कॉल इन एरियर, लेस कॉल इन एरियर। जो कॉल इन एरियर माइनस होगी, इधर उधर मुंह उठा के कहीं से कॉल इन एरियर माइनस मत कर देना। अगर हाँ ये चीज सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड में होती तो डायरेक्टली माइनस हो जाती कॉल इन एरियर, है ना। तो ये चीज इसमें आपका सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप अलग है, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप अलग है, इसीलिए कॉल इन एरियर वहां माइनस नहीं हुई है। पीछे एक क्वेश्चन आया था जिनमें कॉल इन एरियर हमने माइनस की है क्योंकि वहां पे ब्लॉक हमारा सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप का था, लेकिन यहां पर हमारा सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप का ब्लॉक अलग है, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप का ब्लॉक अलग है। कॉल इन एरियर जो फॉरफीचर नहीं किए गए शेयर वो उसमें जाती है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप में, ठीक है। तो 3000 इंटू 10 करोगे 30,000, इसमें से इनकी कॉल इन एरियर, यस। अब क्या करते हैं बच्चे जल्दबाजी में, 9000 माइनस कर देते, किस खुशी में, कौन सी खुशी में 9000 माइनस होंगे, कैपिटल का पार्ट माइनस होगा कॉल इन एरियर का, बस कॉल इन एरियर का कैपिटल का पार्ट 6000 है, सिर्फ 6000 माइनस होगा यहां से। और फिर एक तीसरा ब्लॉक खुलेगा, ये खुल गया, ये खुल गया, इसी ग्रुप के वाला ग्रुप हो गया, ठीक है। इसके बाद हम हमारा एक और ग्रुप बनेगा जिसका नाम होता है फॉरफिटेटेड शेयर। वो उसमें ये जो 4000 शेयर को फॉरफीचर किया था जब हमने, तो इनके रिगार्डिंग जो अमाउंट है वो आप निकालना जानते हो, निकाल लेना। इसमें वो डलेगा, वो आएगा आपका 14,667, 14,667, 14,667 रुपीज। इस तरीके से आपकी शेयर कैपिटल जोड़ करके बन जाएगी जो भी आएगी, ठीक है। अच्छा, अब आप कहोगे सर ये 3000 का सिक्योरिटी प्रीमियम कहा जाएगा। बच्चों जब आप इसका रिजर्व एंड सरप्लस ग्रुप बनाओगे ना, रिजर्व एंड सरप्लस, तो आप क्या करोगे, अपनी पूरी जनरल एंट्रियों को देखोगे, क्रेडिट के सिक्योरिटी प्रीमियम में से डेबिट का सिक्योरिटी प्रीमियम माइनस करके जो सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस बचेगा आपका इस क्वेश्चन का, वो बचेगा 11,64,000। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना बचेगा, 11,64,000। आप कहोगे सर ये कहां से आया, अपनी जनरल एंट्री देखना, क्रेडिट के सिक्योरिटी प्रीमियम, जहां जहां जिन जिन एंट्री में आपने क्रेडिट में सिक्योरिटी प्रीमियम डाला है उन सारे क्रेडिट के सिक्योरिटी प्रीमियम को प्लस कर लेना, और जिन जिन जनरल एंट्री में आपने डेबिट में सिक्योरिटी प्रीमियम डाला है उन सारे डेबिट के सिक्योरिटी प्रीमियम को प्लस करके क्रेडिट के सिक्योरिटी प्रीमियम के टोटल में से डेबिट के सिक्योरिटी प्रीमियम का टोटल माइनस कर देना, जो बचेगा वो बचेगा 11,64,000। इसमें से ये वाली कॉल इन एरियर माइनस होगी। ये चीज अभी तक पीछे के किसी क्वेश्चन में नहीं आई है, बहुत ही यूनिक पॉइंट है। ये बचेगा 11,62,000। आ गई समझ में, ये सिक्योरिटी प्रीमियम 11,62,000 क्यों, 11,61,000, ये आपका बैलेंस शीट में जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस में। बुद्धि में घुसा के नहीं घुसा, एकदम यूनिक पॉइंट, अच्छे से समझ में आ गया। बस यही था इस क्वेश्चन में। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, फोटो देख लो बोर्ड पे फटाफट से। क्लियर हो गया, कोई डाउट का विषय तो नहीं है अब। चलिए गाइस, अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल 60 डीके पार्ट, एग्जाम्पल 60 डीके पार्ट।
देखिए एग्जाम्पल 60 में क्या कह रहा है बेटा, इसमें बच्चों बाकी तो पूरा क्वेश्चन इजी है, इसमें एक छोटी सी बात मुझे बतानी है। वाह सर कहोगे सर क्या मजाक है, बट मजाक कभी कभी भारी पड़ जाता है, इसलिए समझ लो, ठीक है। पूरा क्वेश्चन इजी है, लास्ट में इसने बोला है प्रिपेयर बैंक अकाउंट। तो प्यारे बच्चों कैश बुक और बैंक अकाउंट बनते तो एक ही तरीके से हैं, लेकिन दोनों में फर्क होता है, क्योंकि अकाउंट अगर वो बैंक अकाउंट बनाने की कह रहा है, इसका मतलब वो जनरल एंट्री भी बनानी है और बैंक अकाउंट भी बनाना है। मतलब रिसिप्ट की सारी एंट्रीज जनरल में जाएंगी जब बैंक अकाउंट बनाने के लिए बोलेगा, लेकिन कैश बुक बनाने के लिए बोलेगा और जनरल एंट्रीज करने के लिए बोलेगा, तो उस कंडीशन में रिसिप्ट की सारी एंट्री कैश बुक में जाएंगी, क्योंकि ये कंपनी के अपने हाथ में होता है, अपनी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी कैश के ट्रांजेक्शन्स के लिए कैश बुक अलग से मेंटेन करे बजाय जनरल में दिखाने के, या फिर वो जनरल में ही अपने सारे ट्रांजैक्शंस दिखाए और बैंक अकाउंट ऐसे ही वही बना ले बैंक का बैलेंस पता करने के लिए। तो यहां पर जो बैंक अकाउंट है उसको देख करके बोर्ड में पागल से मत हो जाना कि मालूम पड़ा बैंक अकाउंट देख करके रिसिप्ट की सारी एंट्री उसमें ठोकाए, जनरल में ठोक के नहीं आए और आप आके घर पे खुश हो रहे हो कि वाह हम तो पूरा पेपर करके आए। आधे नंबर मिलेंगे जनरल में, क्योंकि बैंक अकाउंट बनाने में जब भी बैंक अकाउंट पूछा जाएगा तो आपको जनरल एंट्रीज भी रिसीविंग से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड जनरल एंट्रीज भी आपको जनरल में दिखानी पड़ेंगी। तो इतना ही था बस इस क्वेश्चन में, समझ में आ गया। अब हमारा अगला क्वेश्चन है बैंक अकाउंट बनाना तो सब जानती हो, जनरल से बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल 42 DK फुल। देखिए कितनी जल्दी हमने जंप मारी है, यानी 60 क्वेश्चन से 42 क्वेश्चन बैक में जाते हुए कोई भी यूनिक कॉन्सेप्ट नहीं था। एग्जाम्पल 42 DK पर पढ़े हमने आपके लिए एक एक क्वेश्चन है। देखिए गाइस एग्जाम्पल 42 DK में क्या करना है, फुल करना है। फुल छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से समझ लेते हैं। ये कह रहा है गोल्डन जूट लिमिटेड मेड एन इश्यू ऑफ 1000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 एंड सेकंड कॉल। 3 3 2 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पब्लिक को 10,000 शेयर्स हमने ऑफर किए। ऑल द अमाउंट वर रिसीव्ड एक्सेप्ट द फॉलोइंग। इस बार जो पढ़ रहा हूं मैं वो कॉलिन एरियर का अमाउंट है, मतलब इन शेयर्स पर इतना रुपया नहीं आया। पहले बोला है एक्स हु होल्ड 100 शेयर्स पेड एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। अच्छा मतलब ये उसने दे दिया है, तो मतलब एक्स ने क्या नहीं दिया होगा बेटा, एक्स ने नहीं दी होगी फाइनल कॉल नहीं दी। फाइनल कॉल कितने रुपए की है, 2 रुपए की है, तो 100 शेयर्स पर 2 रुपए की फाइनल कॉल नहीं दी, 200, ठीक है, ऑन फाइनल कॉल। इसके बाद वाई ने क्या किया, वाई हु होल्ड्स 200 शेयर्स हैज पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो वाई ने 200 शेयर्स पर एप्लीकेशन कितने रुपए, फर्स्ट कॉल कितने की है, 2 रुपए की, और सेकंड कॉल भी 2 रुपए की। ये दो चीजें नहीं दी, 2 ही रुपए की है ना, 3 और 2 5 और 2 7, 3 3 2 2, 3 रुपए की एप्लीकेशन, 3 रुपए की अलॉटमेंट, 2 रुपए की फर्स्ट कॉल और 2 रुपए की फाइनल कॉल। तो उसने 2 चीजें दे दी, 2 चीजें नहीं दी। ये हो गया 400 और ये भी हो गया 400 ऑन फर्स्ट कॉल और ऑन सेकंड कॉल, ठीक है। फिर उसने बोला है जेड, जेड का क्या सीन रखा है उसने, जेड के पास 300 शेयर्स हैं, इसने केवल एप्लीकेशन दी है, तो इसने 3 रुपए की अलॉटमेंट नहीं दी, 2 रुपए की फर्स्ट कॉल नहीं दी, 2 रुपए की सेकंड कॉल नहीं दी। ऑन अलॉटमेंट, ऑन फर्स्ट कॉल, ऑन सेकंड कॉल, ठीक है भाई। आगे क्या चाह रहा है क्वेश्चन में, द कंपनी फॉरफिटेटेड, चलो इट हैपेंस, ठीक है, कंपनी फॉरफिटेटेड कंपनी फॉरफिटेटेड द शेयर्स, द कंपनी फॉरफिटेटेड द शेयर्स ऑफ डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर एंड रीइश्यूड। देखो बहुत यूनिक क्वेश्चन है ये, बहुत यूनिक, समझिए क्यों। कंपनी फॉरफिटेटेड द शेयर्स ऑफ डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर, कंपनी ने इन सबके शेयर्स फॉरफिटेट किए हैं। मतलब कंपनी ने कितने शेयर फॉरफिटेट किए होंगे, 200 और 100, 300 और 300, 600 शेयर कंपनी ने फॉरफिटेट किए, कोई दिक्कत कर भी लोगे। एंड री इश्यूड 200 ऑफ द अबव शेयर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹2 क्रेडिटेड एज फुल्ली पेड। केवल 2% ऑफ ₹2 नहीं, ऑफ 2%। उसने जो डिस्काउंट री इश्यू पे दिया है वो 2% का दिया है। शेयर आपका 10 रुपए का, 10 में से माइनस करो 10 का 2%, 20 पैसे, तो 10 माइनस 20 पैसे, 9 रुपए 80 पैसे पे री इश्यू किया है।
तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है। मालूम है दिक्कत कहाँ है, बताते हैं। प्रिपेयर कैश बुक एंड फॉरफिटेटेड शेयर अकाउंट। एक तो आपको कैश बुक बनानी है, तो कैश बुक बना लोगे, बहुत इजी है ना, रिसीव्ड की एंट्री डाल दोगे और इश्यू की एंट्री डाल के बना लोगे। शेयर फॉरफीचर अकाउंट बनाया है, तो देखो मैं आपको इसका शेयर फॉरफीचर अकाउंट बना के दिखा रहा हूं, और इसने पूछा नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको बैलेंस शीट में दिखाऊंगा इसका प्रेजेंटेशन। पहले शेयर फॉरफीचर अकाउंट बनाओ। आपको बहुत ईजी लग रहा होगा, लेकिन इसमें एक चीज छिपी हुई है, कोई बता सकता है क्या? इसके अंदर छिपा हुआ है कि वो जो 200 शेयर रीइश्यू किए ना, उसमें किसके कितने इन्वॉल्व है, ये नहीं बताया इस क्वेश्चन में। फिर बैलेंस शीट में कैसे ले जाओगे, कैपिटल रिजर्व की एंट्री कैसे करोगे? अब तक तुमने एक भी सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं किया है पूरी टीएसडीके में जिसमें यह क्लियर ना हुआ हो कि फॉरफीचर करने के बाद जब शेयर्स को रीइश्यू किया गया है मिक्स्ड वैरायटी में, तो किसके कितने शेयर इन्वॉल्व है, ये क्लियर था। लेकिन ये एक यूनिक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको ये पता ही नहीं है कि रीइश्यू तो किया है आपने, भाई फॉरफीचर 600 शेयर किए, रीइश्यू 200 शेयर किए, बताया नहीं है उसने किसके शेयर कितने रीइश्यू किए, तो उसको कैसे डील करते हैं वो समझो। पहले इसका शेयर फॉरफीचर अकाउंट बनाओ। शेयर फॉरफीचर केवल फॉरफीचर की एंट्री से क्रिएट हुआ होगा। आपको पता है जब आप फॉरफीचर की एंट्री कर रहे होंगे, इन सबकी अगर कंबाइन करते हो तो शेयर फॉरफीचर आप हमेशा क्रेडिट में डालते हो फॉरफिटेटेड शेयर्स के नाम से। तो अगर उसको उठाओगे तो उससे जो कनेक्शन बनेगा वो शेयर कैपिटल का ही तो बनेगा, क्योंकि फॉरफिटेटेड शेयर में शेयर कैपिटल का ही तो पार्ट आता है। तो वो आपका इधर आ जाएगा बाई शेयर कैपिटल, ठीक है, क्योंकि आप इसकी एंट्री यही तो करते हो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेटेड शेयर, उसमें वो पार्ट डालते हो कैपिटल का पार्ट आता है, उसमें प्रीमियम का पार्ट नहीं आता, ठीक है, वो पार्ट डालते हो कैपिटल का जो वो दे चुका होता है। तो अब उसकी एंट्री क्या होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेटेड शेयर, शेयर फॉरफीचर का अकाउंट बना रहे हो तो बाई शेयर कैपिटल, ठीक है। अब अमाउंट जो वो दे चुका है, तो क्या दे चुका है, साफ साफ बुक में नजर आ रहा है कि अगला बंदा 100 शेयर्स पर, भाई वो अगला बंदा 100 शेयर पर 2 रुपए नहीं दे पाया, शेयर कितना 10 रुपए का है ना, तो 100 शेयर पे वो क्या दे चुका होगा, 100 शेयर पे वो 8 रुपए दे चुका है, 800, राइट। और 200 शेयर पे वो क्या दे चुका है, 4 रुपए नहीं दे पा रहा, तो 6 रुपए दे चुका होगा, ठीक है बेटा। और 300 शेयर पर वो केवल एप्लीकेशन दे पाया है 900 रुपए की, तो ये कितने हो गए, 12 और 8 20 2900, 2900 रुपए। पहले तो ये बात समझो, इतनी बात समझ में आ गई। फिर आपने इसको रीइश्यू किया है 20 पैसे के डिस्काउंट से, है ना, तो केवल 200 शेयर आपने रीइश्यू किए हैं। आपने कितने शेयर रीइश्यू किए, 200। जब आप डिस्काउंट पे रीइश्यू करते हो तो डिस्काउंट वाली एंट्री क्या होती है, फॉरफिटेटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मैं बैंक की बात नहीं कर रहा, बैंक तो 9 रुपए 80 पैसे से गया होगा, हम बात कर रहे हैं डिस्काउंट की, क्योंकि शेयर फॉरफीचर का अकाउंट बना रहे हैं। भाई आप कंबाइंड एंट्री क्या करते हो, बैंक अकाउंट डेबिट 9 रुपए 80 पैसे के हिसाब से, फॉरफिटेटेड शेयर अकाउंट डेबिट 20 पैसे के हिसाब से टू शेयर कैपिटल। तो इस एंट्री में से केवल वाला पार्ट बाहर निकालो ना, डिस्काउंट वाला, तो एंट्री क्या होगी, फॉरफिटेटेड शेयर या शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो वो यहाँ आ जाएगा फिर इधर, है ना, टू शेयर कैपिटल। आ रहा है समझ में, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, टू शेयर कैपिटल। 20 पैसे से 200 शेयर रीइश्यू किए 20 पैसे से, तो वो बन गया 40 रुपए। अब आप कहोगे सर एक एंट्री आपने बताई थी कि अगर रीइश्यू होता है तो वो एंट्री होती है, बिल्कुल कहा था मैंने और आज भी कह रहा हूं, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं होगी। क्यों, क्योंकि मुझे अभी तक ये क्लियर नहीं है कि किसके कितने शेयर रीइश्यू किए, तो आप कैसे उसमें डाल दोगे। तो विदाउट एनी इंफॉर्मेशन बैलेंस छोड़ो इस अकाउंट का, बाहर चूल्हे में जान दो कैपिटल रिजर्व को, तो आपका बच गया 2860 रुपए। समझ में आ गया। और जब आप बैलेंस शीट में जाओगे ना, जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो बैलेंस शीट में कैपिटल रिजर्व मत दिखाना, बैलेंस शीट में फॉरफिटेटेड शेयर में 2860 का बैलेंस दिखा देना शेयर कैपिटल ब्लॉक के अंदर। शेयर कैपिटल में एक तो सब्सक्राइब्ड वाला ब्लॉक होता है, इशूड होता है, ऑथराइज होता है, सब्सक्राइब्ड के अंदर 2 ब्लॉक होते हैं, उसके बाद एक और ब्लॉक होता है फॉरफिटेटेड शेयर का, शेयर कैपिटल में इंडिविजुअल होता है वो आपका 2860। जिन क्वेश्चंस में आपको ये नहीं पता होता कि फॉरफीचर कितना किया है, मतलब जितने फॉरफीचर किए उनमें से रीइश्यू कितने किए, किसके कितने रीइश्यू वाले हैं, ये पता है कि रीइश्यू कितने किए, पर ये नहीं पता कि किस शेयर होल्डर के कितने शेयर रीइश्यू किए फॉरफिटेट करने के बाद। उस कंडीशन में आप शेयर फॉरफीचर का जो बैलेंस है वो एज इट इज बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, आप उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं कर सकते। आया समझ में, एकदम यूनिक पॉइंट और शानदार पॉइंट था ये। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस बार शॉर्ट्स बनाने का टाइम नहीं मिल पाया यार, पहले से ही बना के रखने पड़ेंगे क्योंकि पेपरों में बहुत लोड हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 36 डी के पार्ट। एग्जाम्पल
36 डीके। बेटा देखो क्वेश्चन पूरा सिंपल है, अब आप कर भी लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। इसमें एक पॉइंट बोला है क्वेश्चन में, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है, शोइंग शेयर कैपिटल बैलेंस एंड ऑल्सो प्रिपेयर ऑफ नोट्स। मतलब इसमें बैलेंस शीट बनवाई है, तो फिर मैंने ये क्वेश्चन चुना है, तो उसके पीछे कोई वजह रही होगी। हाँ, इसके पीछे वजह ये है कि जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे ना, तो इस क्वेश्चन के अंदर कंपनी की जो रजिस्टर्ड कैपिटल है वो 40 कितनी 1 2 3 4 5 6 7 4 करोड़ रुपए है। कंपनी की रजिस्टर्ड कैपिटल 4 करोड़ रुपए है, और कंपनी की ये रजिस्टर्ड कैपिटल 2 कैटेगरियों में डिवाइड है। एक इसने लिखा है डिवाइडेड इनटू 25 लाख इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच, मतलब 2.5 करोड़ रुपए के तो इक्विटी शेयर हैं, और 1.5 लाख 9% प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच, और 1.5 करोड़ रुपए के प्रेफरेंस शेयर है। तो आपको जब अपनी ऑथराइज्ड कैपिटल दिखानी है तो उसमें दोनों चीजें दिखानी पड़ेगी। ऑथराइज्ड कैपिटल लिखने के बाद बैलेंस शीट के अंदर 25 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच 2.5 करोड़, 1.5 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच 1.5 करोड़। इस तरीके से 4 करोड़ रुपए आपका ऑथराइज कैपिटल के अंदर आएगा। बाकी क्वेश्चन कंपनी ने केवल इक्विटी वाले से करवाया, बाकी पूरा आगे इश्यूड कैपिटल वगैरह इक्विटी वाला चलेगा। तो ये इस क्वेश्चन में नई चीज थी बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन, वो मैंने आपको समझा दी। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल 35 डीके। एग्जाम्पल बस थोड़ी बहुत देर की बात और है, मंजिल की तरफ बढ़ दिए हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 35 डीके, ध्यान रखिएगा, मंजिल मिले नहीं मिले सफर सुहाना होना चाहिए। सफर आपका सुहाना होना चाहिए, मंजिल की चाहत मत रखो, सफर सुहाना बनाओ। एग्जाम्पल 35 डीके, तो एग्जाम्पल 35 डीके आपको खुद से करना है सेल्फ, लेकिन एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूं मैं आपके लिए, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए डाला है मैंने ये क्वेश्चन, क्योंकि इतने टाइम से पार्ट चला है, तो एक आध क्वेश्चन कभी भी कर लो खुद से। एग्जाम्पल 35 डीके पढ़ देता हूं एक बार, आपको कुछ अजीब सा लगे तो पूछ लेना। ऑन 1 अप्रैल, वैसे आपसे ज़्यादा अजीब तो कोई है नहीं। ऑन 1 अप्रैल 2021 विश्वास लिमिटेड वॉज फॉर्म्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ रुपीज 10 लाख डिवाइडेड इंटू 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। द कंपनी इश्यूड प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर 90,000 इक्विटी शेयर। भैया अंडर सब्सक्रिप्शन है, पहले भी आ चुका है ना। इश्यूड अलग बन जाएगी, इश्यूड कैपिटल अलग हो जाएगी, और सब्सक्राइब कैपिटल जो चलेगी वो 90 से चलेगी, ठीक है। द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 85,000, ओके ओके ओके। ऑथोराइज 1 लाख से चलेगी, इश्यूड 90 से चलेगी, और सब्सक्राइब 85 से चलेगी, क्योंकि हमने 1 लाख शेयर से हमने रजिस्ट्रेशन कराया था। 1 लाख शेयर्स हमारी रजिस्टर्ड शेयर्स थे, जिसमें से हमने 90,000 पब्लिक को ऑफर की, और 85,000 से पब्लिक ने सब्सक्राइब की है, तो अंडर सब्सक्रिप्शन हो गए। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर रुपीज 8 पर शेयर कॉल्ड अप, ये भी मैं आपको करा चुका हूँ, 10 की जगह हम केवल 8 ही रुपए मांग रहे हैं, फाइनल कॉल मांग नहीं रहे अभी, तो सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड में चला जाएगा सारा कांड, है ना। राम होल्डिंग 1000 शेयर्स एंड श्याम होल्डिंग 2000 शेयर डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल ऑफ रुपीज 2 पर शेयर। अब उस 8 रुपए में से भी राम ने और श्याम ने अपनी फर्स्ट कॉल जो 2 रुपए की है, ये 2 रुपए वो मत समझ लेना कि सेकंड कॉल के 2 रुपए हैं, सेकंड कॉल तो मांगी ही नहीं है किसी से, समझ रहे हो। फर्स्ट कॉल जो मांगी है उसमें भी 2 रुपए इन्होंने दिए नहीं है, 8 में से भी 2 रुपए इन्होंने दिए नहीं है, ठीक है। और श्याम शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल, और फर्स्ट कॉल के बाद श्याम के शेयर फॉरफिटेड किए, और उनमें से 1500 शेयर 6 रुपए के हिसाब से रीइश्यू किए, कॉल्ड अप वैल्यू 8 रुपए, ठीक है। तो बस बैलेंस शीट बनानी है और नोट्स बनाने हैं, तो ये आप कर लोगे, नॉर्मल क्वेश्चन है, कर लेना फुल। इसके बाद चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल 30 डीके। बस 1 2 3 क्वेश्चन और रह गए हैं आज के लिए ना, बाकी कल करा देंगे। एग्जाम्पल 30 डीके, ये भी बच्चों आपको पार्ट फुल नहीं करना, पार्ट। अब ये कैसे करना है सुनिए। एग्जाम्पल 30 डीके में कह रहा है सब कुछ बढ़िया है, पहले टू द पॉइंट बात कर लेते हैं जो इसमें पूछी गई है। ये कह रहा है द कंपनी पेड शेयर इश्यू एक्सपेंसेस ऑफ 20,000, ठीक है। कंपनी ने शेयर इश्यू एक्सपेंसेस पेड किए हैं। जनरल एंट्री मैंने पहले की वीडियोस में बताई है आपको, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 20,000। आगे सुनो, फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि इसका रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम में से कर लेना, ठीक है। इसने बोला है विच वर कंप्लीटली रिटर्न ऑफ एट द एंड ऑफ द ईयर। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर ये वाली लाइन नहीं बोली होती कि कंप्लीटली रिटर्न ऑफ करने हैं,
तो क्या करते और अब ये बोल दिए तो क्या करेंगे, दोनों बातें मैं समझाऊंगा। इसने एक और लाइन आगे बोली है, द कंपनी हैड 15,000 इन द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। इस क्वेश्चन के अंदर कहीं भी सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, लेकिन उसने एक आपको इंफॉर्मेशन दे दी कि कंपनी के पास पहले से सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के अंदर बैलेंस पड़ा हुआ 15,000 रुपए का। प्यारे बच्चों, आपकी शेयर इश्यू एक्सपेंसेस वाली एंट्री हुई 20,000 से, अब आप इसका राइट ऑफ करने जाओगे, आपके पास जो अमाउंट अवेलेबल है प्रीमियम है वो केवल 15,000 रुपए। अगर मान लो वो ये वाली लाइन नहीं बोलता कि इसको कंप्लीटली रिटर्न ऑफ करना है, तो मैंने बोला था विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन आपको रिटर्न ऑफ करना होता है, तो आप केवल 15,000 रुपए के रिटर्न ऑफ की एंट्री कर दें। आप एंट्री करते सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर एक्सपेंसेस, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस 15,000, और 5,000 रुपए के शेयर इश्यू एक्सपेंसेस के बारे में कोई बात नहीं करते, क्योंकि उसने पूछी नहीं तो क्यों उंगली करना जबरदस्ती, ठीक है। लेकिन अगर उसने ये चुल्ल कर दी कि भैया कंप्लीटली रिटर्न ऑफ करना है सिक्योरिटी शेयर इश्यू एक्सपेंसेस को, तो दादा करोगे कहां से, प्रीमियम में तो 15,000 रुपए पड़े हैं, तो कोई नहीं ना, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से करो ना, विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से करना पड़ेगा, क्योंकि शो करके दिखाना पड़ेगा कंप्लीटली रिटर्न ऑफ उसने बोला है। तो एंट्री अब होगी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 15,000, स्टेट सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल 5,000 टू शेयर इश्यू एक्सपेंसेस 20,000, ठीक है। और फिर ये जो डेबिट बैलेंस ऑफ ये जो पीएनएल आ रहा है, ये रिटर्न ऑफ के कारण ये रिजर्व एंड सरप्लस में से माइनस हो जाता है आपके, ठीक है, क्योंकि वहीं इसकी पोजीशन होती है, या फिर बैलेंस शीट में मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में होती है, पर मोस्ट सुटेबल है कि आप इसको रिजर्व एंड सरप्लस की कैलकुलेशन में डेबिट बैलेंस आपका जो स्टेटमेंट पीएनएल ऐसे माइनस कर दो। आई होप सो कि चीजें बुद्धि में घुस रही होंगी। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, चलो तुम भी क्या याद करोगे, आज का लास्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल 29D के। देखिए आज इस क्वेश्चन के साथ ही ना हमारा पूरा रेशियो फॉर फीचर खत्म हो जाएगा डीके और टीएस से कंप्लीटली। आई चैलेंज एक सिंगल कॉन्सेप्ट निकालो उसके बाद बाहर एग्जाम्पल्स के बेसिस पर। लेकिन कल जो मैं कराऊंगा वो पहले के जो क्वेश्चंस है, कंसीडरेशन और कुछ छोटी छोटी चीजें जो अब तक इन क्वेश्चंस में से नहीं आई होंगी, कल हम कोशिश करेंगे अपना पूरे 2 घंटे के अंदर कंप्लीट करने की अपने शेयर्स को, है ना। तो जो पीछे का कुछ रह गया होगा तो वो करा के, और अगर जल्दी खत्म कर लिया तो शायद एक और वीडियो के साथ प्रेजेंट होंगे डिवेंचर की। चलिए अब इस क्वेश्चन को आज के लिए कंप्लीट करते हैं। एग्जाम्पल 29D के फुल करना है। देखिए ये कह रहा है संगीता लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 60,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार। ठीक है, 60,000 शेयर है, 10 रुपए का एक शेयर है। एप्लीकेशन पर 2 रुपए, अलॉटमेंट पर 3 रुपए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 5 रुपए, तो ये भी कोई दिक्कत का विषय नहीं है। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड 92,000 शेयर्स, ओवर सब्सक्रिप्शन है 32,000 शेयरों के लिए ज्यादा ये एप्लीकेशन। अलॉटमेंट वाज मेड ऑन दी फॉलोइंग बेसिस, 2 एप्लीकेंट्स 40,000 फुल, 40,000 को फुल दे दिए, 50,000 को 40% दिए, मतलब 20,000 दे दिए, और 2,000 शेयर होल्डर्स को कोई भी शेयर नहीं दिया। अच्छा जरा चेक करें क्या बोला है इसने, 40,000 एप्लीकेंट्स को हमने फुल दे दिए, मतलब 40,000, ठीक है। फिर इसने बोला है 50,000 वालों को हमने प्रोरेटा दिया 40%, यानी कि 20,000, और 2,000 को वो कह रहा है नील। हाँ तो ठीक है, हो गया ना, यहाँ हो गया अप्लाई अलॉटेड 60,000 शेयर्स, यहाँ अप्लाइड शेयर्स आ गए आपके 92,000। चलो इसमें तो कुछ दिक्कत नहीं है। आगे क्या बोला है फिर, सर आपने चुना क्यों है, देखते हैं क्यों चुना है। फिर इसने बोला है ₹1,08,000 वॉज रिलीज्ड ऑन अकाउंट ऑफ अलॉटमेंट। ओके, आपको ये बताया है कि अलॉटमेंट पर कितना अमाउंट आपने रिकवर किया है। समझना, देखो थोड़ा सा सोचने के लिए डाल दिया मैंने क्वेश्चन। आप पहले ये चेक करो कि अलॉटमेंट पर आपको आना कितना अमाउंट चाहिए था। आप देखिएगा आपकी एप्लीकेशन 2 रुपए की है, अलॉटमेंट भी 2 रुपए की है, प्रीमियम बाजी है ना, सॉरी अलॉटमेंट 3 रुपए की है, अलॉटमेंट 3 रुपए की है, और फर्स्ट कॉल आपकी 5 रुपए की है। भैया इस कैटेगरी से मतलब नहीं है, इस कैटेगरी से मतलब नहीं है अलॉटमेंट का। 50,000 को 20,000 शेयर दे रहे हो तो 30,000 शेयर का पैसा एक्सेस होगा कि नहीं होगा एप्लीकेशन मनी से। 60,000 रुपया डैम श्योर है कि अलॉटमेंट पे नहीं आने वाला है ना, क्योंकि अब चेक करो जरा, पहले एक बार चेक करो अलॉटमेंट पे चाहिए कितने थे, 20,000 और 40,000। आपने कितने शेयर्स अलॉट किए लोगों को, 60,000। 60,000 शेयर से अलॉटमेंट कितने रुपए की थी, 3 रुपए की। आपको अलॉटमेंट पे मनी कितना चाहिए था लल्लू, 1,80,000। अलॉटमेंट की जो ड्यू करेगा वो 1,80,000 से करेगा, उसमें से ये पक्की बात है एक्सेस ऑफ एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट कितनी है, 60,000। ठीक है, तो भाई तेरे पास जो पैसे आने थे वो 1,20,000 आने चाहिए थे, और तेरे पास आए कितने, 1,08,000, बाकी की कॉल इन एरिया रह गई।
तो 12,000 रुपए की कॉल इन एरियर है। अब नंबर ऑफ शेयर में तब्दील करेगा, अलॉटमेंट एक शेयर कितने रुपए की है, 3 रुपए की, डिवाइड मारते जा मैं 3 को, यानी 4,000 ऐसे बदतमीज शेयर होल्डर है जिन्होंने अलॉटमेंट नहीं दी। समझ में आया। इसके बाद एंड 2.5 लाख रुपए आए कॉल पर। भैया हमारे हिसाब से कॉल पे आने चाहिए 60,000 इंटू 5, 60,000 इंटू 5, 3 लाख रुपए आने चाहिए दादा। 3 लाख में से कंफर्म है कि ये 4,000 बदतमीज वाले हैं, है ना। तो ये बदतमीज आदमी 4,000 इंटू 5, 20,000 रुपए ये देंगे नहीं, क्योंकि जब इन्होंने अलॉटमेंट नहीं दी तो दे आर नॉट एबल टू गिव हिज बैलेंस अमाउंट ऑन कॉल। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2,80,000। तो भैया आपको 2,80,000 तो ईमान धर्म के मिलने थे, इन डिफॉल्टरों को हटा के फिर भी 2.5 लाख मिले हैं। तो बाकी के कहाँ गए, फिर और 30,000 बदतमीज पैदा हो गए। ठीक है, 30,000 डिवाइड बाई 5, एक और शेयर होल्डर आ गए या फिर कुछ और शेयर जो है, जिन 6,000 शेयर है जिन पर कॉल नहीं आई। तो कंक्लूजन इज दैट कि 4,000 शेयर्स पर अलॉटमेंट एज वेल एज फर्स्ट कॉल नहीं आई, 6,000 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल नहीं आई। ठीक है, और क्या बोला है इस क्वेश्चन में, बाकी वो फॉरफिटेड बाजी करवाई है, वो तो सारी बाजी आप कर ही लोगे। चलिए, आई थिंक सारी बातें समझ में आ गई होगी। इसी के साथ अपनी वीडियो को विराम देते हैं आज के लिए। थैंक यू गाइज वेरी मच हमें सुनने और समझने के लिए।